गुड इवनिंग। चलिए, सबसे पहले तो मैं ये अमेंडमेंट से रिलेटेड आपको कुछ बातें कहना चाहूँगा, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहला सवाल आपका अमेंडमेंट से रिलेटेड है। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए, अच्छी बात है, सब ज्वाइन हो रहे हैं। चलो, दोस्तों, जीएसटी कैसे चल रहा है आपका? चार्ट्स बनाए आपने? मजा आया आपको जीएसटी में? बनाया नहीं बनाया चार्ट्स? बोलिए या यस सर। हाँ, ये हुई ना बात। तो चलिए, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको अमेंडमेंट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें कहना चाहूँगा। सर स्मार्ट लग रहे हो, थैंक यू बेटा, थैंक यू। सो दोस्तों, स्टार्ट करें। एक लंबी सांस लो और कहो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा अच्छा होगा, आए हम कुछ अच्छा करना है। चलो, सो दोस्तों, हम जीएसटी अमेंडमेंट का सेशन स्टार्ट करें। ये जो अमेंडमेंट्स है नवंबर 22 एग्जामिनेशन के लिए अप्लीकेबल होगी। और आपके इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हो गए कि सर बहुत सारी अमेंडमेंट्स है क्या? तो आपको कह दूं कि आपके नवंबर 22 के लिए इस बार पहली बार पिछले 2 साल में ऐसा हुआ कि बहुत कम अमेंडमेंट्स है, बहुत कम अमेंडमेंट्स है। हमारे डिस्कशन को अभी 1 से 1.5 घंटा लग सकता है सारी अमेंडमेंट डिस्कस करने के लिए, लेकिन बहुत सिंपल अमेंडमेंट्स है, प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स है और बहुत कम अमेंडमेंट्स है, ठीक है? जनरली जीएसटी में अमेंडमेंट्स ज़्यादा होती है, पर इस बार बहुत कम है। सेकंड, आपको ये बता दूं, जिन्होंने मेरी रिसेंट बैच की है यहाँ जो फरवरी में नवंबर 22 एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट हुई थी, मैंने सारी अमेंडमेंट्स उसमें कवर कर ली। तो जो मेरा फरवरी में हमारे क्लासेस चालू हुए थे और बैच मैंने स्टार्ट की थी अप्रैल में, तो जिसने मेरा अप्रैल बैच किया होगा फेस टू फेस, या फिर मेरा पेन ड्राइव लिया होगा, ऑनलाइन डाउनलोड मोड में कोर्स लिया होगा, 20 अप्रैल के बाद जो बैच चालू हुआ था, तो उन्होंने लिया होगा, तो अमेंडमेंट्स मैंने नोट्स में कवर कर ली, ठीक है? लेकिन जिसने भी मेरा क्लास 20 अप्रैल के पहले लिया होगा, मे बी प्री रिजल्ट बैच में किया होगा या पहले ऑनलाइन डाउनलोड में किया होगा, तो उनको ये अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी, ठीक है? 20 अप्रैल के पहले जिसने भी लिया होगा, मतलब ये इसके पहले तो ये अमेंडमेंट करनी पड़ेगी उनको। अमेंडमेंट बहुत कम है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको कह दूँ, मुश्किल से ये आपको दिखेंगे नंबर ऑफ पेजेस, लेकिन अगर मैं इसकी समरी निकालूँ तो मुश्किल से 2 पेजेस के अमेंडमेंट्स है। नेक्स्ट, चलो भाई, आपने 20 अप्रैल के पहले बैच की हो, 20 अप्रैल के बाद बैच की हो, ये इम्पोर्टेंट से ज़्यादा ये है कि सारे स्टूडेंट्स, उन्होंने बैच कभी भी किया हो, पर मैं कहूँगा कि सारे स्टूडेंट्स ये अमेंडमेंट देख ले। जिन्होंने 20 अप्रैल के बाद बैच लिया है वो थोड़ा स्पीड में देख ले। ओके, मैंने कवर किया है कि इसका फ़ायदा क्या है। आप कहोगे कि भाई इसका फ़ायदा ये है बेटा कि अमेंडमेंट्स हमने चैप्टर में अलग जगह पे देखी है, ठीक है? और ये सारी अमेंडमेंट्स अब हम एक साथ देखने वाले हैं, तो अभी जो डिस्कशन होगा इस पे ज़्यादा आपका फोकस रहेगा, आप ज़्यादा और कॉन्सेंट्रेशन से कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हो। और अमेंडमेंट पे अगर 4-5 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया तो आप अपने मार्क्स नहीं छोड़ोगे। इसलिए
रेगुलर क्लास में भाई इनवॉइस चैप्टर आखिरी वाला, रिटर्न चैप्टर में अमेंडमेंट्स हुई होगी, पर ध्यान नहीं जाता आखिरी चैप्टर्स में। इसलिए मैं सबको ये कहना चाहूँगा, जिसने मेरा रेगुलर कोर्स किया है, एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक कोर्स किया है या रिवीजन कोर्स किया है, सारे लोग ये अमेंडमेंट्स देखें। 1.5 घंटा लगेगा बेटा, ठीक है, और थोड़ा आप स्पीड में देख लो तो 1 घंटा भी नहीं लगेगा उसको, तो 1 घंटा तो आप निकाल ही सकते हो। तो सारे स्टूडेंट्स ये अमेंडमेंट देखें। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे ये मैसेज ना कीजिएगा कि सर कि हम देखें क्या अमेंडमेंट्स देखना ज़रूरी है क्या, नहीं है क्या। देख लो ना यार, 1 घंटा तो लगेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा ना आपको। सही है या नहीं है, बोलो हाँ या ना, नालायक। हाँ चलिए, तो ये अमेंडमेंट्स हम फटाफट कवर कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा मेरा एबीसी एनालिसिस आएगा कि आपने पढ़ना कैसे चाहिए। प्रोबेबली कल या परसों में एक आपको जीएसटी का सेशन रिकॉर्ड करके दूंगा, जिसमें चार्ट बुक रिवीजन कैसा है, फिर वेबसाइट पे चार्ट बुक रिवीजन के बुक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस है, और थोड़ा आपने पढ़ाई कैसे करना चाहिए जीएसटी की, तो उसका भी एक सेशन जो आएगा। आप ये चैनल ज्वाइन कीजिएगा, थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर, एज वेल एज वी स्मार्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अब मेरे बहुत सारे वीडियोस आपको आने वाले हैं टाइम टू टाइम गाइड करने के लिए, क्वेश्चन एंड डिस्कशन के लिए, चार्ट बुक रिवीजन के लिए, ऐसा बहुत सारा मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप कनेक्टेड रहिएगा, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इमीडिएटली दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब के थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर एज वेल एज वी स्मार्ट एकेडमी का मेन चैनल पे आप सब्सक्राइब करो। नाउ साथ साथ में आप हमारा इंस्टा, वैसे इंस्टा ज़्यादा नहीं यूज़ करना, ओनली वीकली 1 डे और 2 डे, सैटरडे संडे बस, वो भी 2-2 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। पास होना है ना, बोलो हाँ, पास होना है ना, ओके, फाइनल में आना है ना, फटाफट सीए कंप्लीट करना है ना, तो कुछ चीज़ें आपको डिसिप्लिन में अपने आप को लगाना पड़ेगा, डिसिप्लिन में करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मेरा इंस्टा आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके ऊपर मैं सैटरडे संडे जो दोनों में से कोई भी एक दिन आऊँगा, थोड़ा बहुत आपको एग्जामिनेशन टिप्स दूंगा, जिसके लिए आप मेरा इंस्टा ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टा का एड्रेस मैं आपको दे देता हूँ, CA_विशाल_भट्टड़। ओके, आप इंस्टा ज्वाइन करें, और वी स्मार्ट एकेडमी का भी इंस्टा आप ज्वाइन कर सकते हो। आप इस एड्रेस से मुझे यहाँ पे सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इस तरह से हम कनेक्टेड रहेंगे। टेलीग्राम में जो हमने ग्रुप बनाया है बैचेस वाइज, उसमें भी मैं अब एक्टिव रहूँगा, आपको कंटिन्यूस हेल्प करते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, हाँ, चार्ट बुक के और बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हो गए कि सर चार्ट बुक सेल के लिए आने वाला है, तो यस, क्वेश्चनर चार्ट बुक सारे सेल के लिए आने वाले हैं। 1-2 दिन में आप vsmartacademy.com से ले सकते हो, या नीयरेस्ट कोई जो भी सेंटर होगा आपका, जो हमारा एसोसिएशन है, तो वहाँ से भी आप ये ले सकते हो, ठीक है। ये अमेंडमेंट्स तीनों को, CA, CS, CMA तीनों को अप्लीकेबल होगी। तो आई होप सर, आई गॉट 66 मार्क्स इन IDT, थैंक यू बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। ये अमेंडमेंट सभी को लागू है बेटा, CA, CMA, CS तीनों को लागू रहेगी। तो चले शुरू करें। हाँ, आपके अब इसके बाद कोई डाउट हो गए तो आखिरी में पूछो, मैं आखिरी में आपके सारे डाउट्स कवर करूँगा। और डाउट के लिए मैं वीकली 1-2 बार इंस्टा पे या यूट्यूब पे आते रहूँगा। स्टे ट्यून विथ इंस्टाग्राम, मोस्टली सैटरडे संडे, एज वेल एज यूट्यूब से भी आप कनेक्टेड रहो। सोशल मीडिया जितना हो सके अवॉइड करो, इम्पॉर्टेंट है आपको। अब ये जो 2-3 महीने बचे हैं, पूरे एनर्जी के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, सुपर कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे स्ट्रांग फीलिंग के साथ आपको पढ़ाई करना है और पास होना है। कहो यस सर, ये हुई ना बात। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट, चैप्टर वाइज अमेंडमेंट हम स्टार्ट करेंगे। सारे चैप्टर में छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हुई है, फटाफट हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। डन, यस और नो? चलिए, हाँ, अमेंडमेंट नोट्स अब मैंने टेलीग्राम लिंक में शेयर कर दिए ये नोट्स। CA इंटर वी स्मार्ट एकेडमी का टेलीग्राम लिंक है, वहाँ ये नोट्स मैंने शेयर की हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो।
साथ साथ में मैं आज, अगर आपको वो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं होगे तो ज्वाइन कर लेना फटाफट, जहां मैंने शेयर किया। और आप अगर कोई मेरे बैच में होगे तो मैं आज सारे ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ओके, सारे ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और इंटर के लिए हम यहाँ पे सारे डिस्कशन करने वाले हैं। और दूसरी बात, ये नोट्स डाउनलोड करके प्रिंट आउट जरूर ले लेना। अगर आप टेलीग्राम लिंक नहीं सर्च कर पा रहे तो ये यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, वो अपने मोबाइल से ज्वाइन कीजिएगा और मोबाइल से ज्वाइन करने के बाद ये नोट डाउनलोड कर लीजिएगा। यस, कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि ये इंटर के मॉड्यूल चाहिए थे सेल्फ स्टडी के लिए, तो वो भी प्लानिंग में है बेटा। आप अगर वो मॉडल बन जाते हैं, स्टे ट्यून विथ vsmartacademy.com, क्योंकि अभी वो प्रोसेस में, अभी जस्ट मैंने कंप्लीट किया, हो जाते हैं तो मैं सेल्फ स्टडी के लिए भी मॉडल जो है आपका यहाँ अपडेट कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरू करते हैं हमारी अमेंडमेंट्स। हाँ, अमेंडमेंट नोट्स में मैंने सब क्यूआर कोड दिए है, मेरा डिजिटल बुक क्वेश्चनर का, एमसीक्यू बुक की लिंक, उसके बाद में अमेंडमेंट की पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी उसका, ओके, सारी डिटेल्स आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी ले सकते हो। और साथ साथ में मेरा चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज आता है, उसका भी क्यूआर कोड बस स्कैन करो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए, एक मिनट बेटा, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, जस्ट मिनट। ये स्लाइड कहाँ से आ गई मुझे भी देखना पड़ेगा। हाँ, ये गई, गलती से आ गई वो स्लाइड। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ये हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में यहाँ पे देखिएगा, हमने देखा था सेक्शन 7, कुछ याद होगा आपको? बोलिए हाँ, यस सर याद है। सेक्शन 7 में हमने देखा था सेक्शन 7(1) और 7(2). व्हाट सप्लाई इंक्लूड्स एंड व्हाट सप्लाई एक्सक्लूड्स। सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है, सप्लाई में क्या एक्सक्लूड होता है। इसमें हमने देखा था विथ कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। विथ कंसिडरेशन में आपको याद होगा तो हमने देखा था 7(1)A, 7(1)B, यानी आपने चार्ट बनाया होगा तो आपको जरूर याद आएगा 7(1)A, उसके बाद में 7(1)B और ये 7(1)C, ठीक है। अब इन्होंने 7(1)A में क्या देखा था, सप्लाई यानी सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन। 7(1)B में इंपोर्ट, 7(1)C में हमने विदाउट कंसिडरेशन वाले पैरा शेड्यूल 1 पैरा 1 देखे थे, आपको ये सब कुछ याद होगा। इन्होंने क्या किया, अभी 7(1)AA ऐड किया और ये अमेंडमेंट है 7(1)AA, छोटा सा क्लॉज ऐड किया, जिसमें अगर आप देखो सेक्शन 7(1)A, ये तो हमने देख लिया 7(1)A। 7(1)A में लिखा ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय वे ऑफ सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। वो जो 4 बेसिक कंडीशंस थी हमने देखी। अब हम देखने वाले क्लॉज AA जो इन्होंने ऐड किया है। इसके ऊपर आपको एक छोटी सी केस स्टडी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके, छोटी सी केस स्टडी यहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर अकॉर्डिंगली आपको जो है यहाँ छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। भाई AA क्या है। अब A में 2 पार्ट है, एक की प्रोविजन क्या कहती है यहाँ पे, और उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, यानी इस प्रोविजन को एक्सप्लेनेशन भी दिया है, ठीक है। अब मैं वर्ड्स पढ़ने के पहले आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, तो सो दैट आपको इजी जाए। और पुरानी प्रोविजन क्या थी, इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप अपने जूनियर वालों को भी ये कहो कि अगर आपने पहले लेक्चर कर लिया और अभी अमेंडमेंट्स कर रहे हो
ओके, पहले लेक्चर कर लिया और अभी आप अमेंडमेंट्स कर रहे हो, तो क्या होता है, अमेंडमेंट्स बहुत अच्छे से समझ में आती है। क्यों? क्योंकि आपने पुरानी प्रोविजंस पढ़ी है और पुरानी प्रोविजंस में क्या प्रॉब्लम हो रहे थे और अमेंडमेंट क्यों हुई, इसके रीजंस आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और मैं आपको यही कहूँगा कि अभी कोई सवाल ना पूछे, मैं किसी का भी आंसर नहीं देने वाला हूँ। ओके, मैंने स्टार्टिंग में जो भी स्टूडेंट लेट ज्वाइन हुए हैं वो स्टार्ट से वीडियो देखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मैंने सारे इस क्वेश्चन के आंसर स्टार्ट में दिए हैं और अभी हम एंड में इसको देखेंगे। चलो, तो ये प्रोविजन और ये एक्सप्लेनेशन दोनों क्या था। देखो, पहले क्या था कि जब एसोसिएशन होते थे, जैसे क्लब हुआ, ओके, कोई एसोसिएशन हुआ, कोई सोसाइटी हुई, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये समझ लो कोई क्लब है, एसोसिएशन है, जेवी है, या एसोसिएशन में जेवी भी कवर हो जाता है, जेवी जॉइंट वेंचर कवर हो जाता है। अब 2-3 मेंबर मिलकर ये एसोसिएशन फॉर्म किया जा रहा है। जैसा मेंबर 1, इसमें इस जेवी में, इस एसोसिएशन में, इस क्लब में, इस सोसाइटी में, या जो भी है, समझ लो 3 मेंबर है यहाँ पे। मेंबर नंबर 1 M1, ओके, दूसरा मेंबर नंबर 2 M2 और तीसरा मेंबर नंबर 3, ओके, जिसके हम कहेंगे M3, मेंबर नंबर 3 M3। ठीक है, अब 3 मेंबर मिलके, जैसे क्लब में तो हजारों मेंबर्स होते हैं, ओके, एसोसिएशन में भी होते हैं, सोसाइटी में भी होते हैं, पर अभी एग्जाम्पल के लिए हम लेके चलते हैं कि 3 मेंबर्स है। अब क्या होता है, ये क्लब एसोसिएशन ये एक जीएसटी में सेपरेट पर्सन माना गया है। ओके, इसे पर्सन माना गया है। ओके, और ये भी अलग से पर्सन्स है, मेंबर्स भी अलग से पर्सन है। अब बहुत सी बार ऐसा होता है कि क्लब मेंबर को सर्विस देता है फॉर सम कंसिडरेशन, जैसे कोई हाउसिंग सोसाइटी है, भाई सोसाइटी का स्विमिंग पूल है, कुछ मिनिमम चार्जेस है, क्लब है, कुछ स्विमिंग पूल है, जिम है, कुछ मिनिमम चार्जेस है, स्टूडेंट एसोसिएशन है, कुछ कॉमन में क्लब है, कुछ मिनिमम चार्जेस है। तो आइदर ओके, ये क्लब मेंबर को सर्विस देता है, सप्लाई करता है गुड्स और सर्विसेज का। ओके, या फिर कभी कभी मेंबर अपने एसोसिएशन को सप्लाई करते हैं गुड्स और सर्विस का। जैसे 2 बिल्डर मिलके एक जेवी फॉर्म की, और एक बिल्डर ने अपने पास का मटेरियल जेवी में डाल दिया, या मशीन रेंट पे दी जेवी को, ओके, जेवी को, तो मेंबर भी सर्विसेज देते हैं। तो क्लब या जेवी मेंबर को सर्विसेज दे रहा है, या मेंबर्स जेवी को सर्विसेज दे रहा है। ओके, तो ये जो सारी चीजें हैं, अब क्या हुआ था कि अदर लॉज में, ध्यान सुनिएगा, अदर लॉज में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन थे, जीएसटी में नहीं, अदर लॉज में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ लो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट समझ लो, या कोई अदर लॉ समझ लो, सुप्रीम कोर्ट के ये डिसीजंस थे, और के बहुत सारे हाई कोर्ट के ये डिसीजंस थे कि भाई ये जो मेंबर और क्लब है ये अलग अलग नहीं माने जाएंगे, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं माने जाएंगे, म्यूचुअली इंक्लूसिव माने जाएंगे। सुनो ध्यान से, ये म्यूचुअली इंक्लूसिव माने जाएंगे, मतलब ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं माने जाएंगे। अब देखो क्या है, जीएसटी कब लगता है? जीएसटी तब लगता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को सप्लाई करता है, यानी 2 अलग पर्सन होने चाहिए। हमने तो डीडीपी भी देखा था, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन भी देखा था। डीम डिस्टिंक्ट पर्सन में क्या देखा था हमने कि भाई हमारी ब्रांच अदर स्टेट में रजिस्टर्ड हो, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारी ब्रांच अगर अदर स्टेट में रजिस्टर्ड हो तो वो डीडीपी माने जाते थे। तो जीएसटी लगाने के लिए 2 अलग पर्सन होने जरूरी है, और इन दोनों में अगर सप्लाई होता है, सप्लाई किसका होता है भाई? ओके, सप्लाई गुड्स का होता है या सप्लाई सर्विस का होता है? इन दोनों में अगर सप्लाई होता है गुड्स या सर्विस का, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे उसके ऊपर जीएसटी आएगा। अब क्या हुआ, अदर लॉ में कुछ ओल्ड डिसीजंस थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि गांव वालों, ये जो 2 लोग हैं ये अलग अलग नहीं माने जाएंगे, ये म्यूचुअली इंक्लूसिव माने जाएंगे, म्यूचुअली इंक्लूसिव माने जाएंगे। ओके, और म्यूचुअली अगर इंक्लूसिव माने जाएंगे तो ऐसे केस में अगर ये एक ही माना जा रहा है तो फिर ऐसे केस में जो सप्लाई हो रहा है इन बिटवीन, सुना, जो सप्लाई हो रहा है इन बिटवीन, मतलब क्लब से मेंबर में, मेंबर से क्लब में, तो इन बिटवीन जो भी सप्लाई हो रहा है, ओके, ये सप्लाई पे जीएसटी नहीं लगा सकते। ठीक है, पर ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन अदर लॉज में थे।
लेकिन जीएसटी में पुराना एक सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन था, और सीबीआईसी के क्लैरिफिकेशन के हिसाब से सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन था और सीबीआईसी का एक क्लैरिफिकेशन था कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ भी कहे, पर हम पुराने इसमें, हाँ, सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन जीएसटी में आ चुका था कि भाई अदर, ये जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है ये तो अदर लॉस के हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन अगर अदर लॉस के है, जीएसटी में तो है नहीं, तो भाई जीएसटी के ये डिसीजन नहीं तो हम क्यों माने। इसलिए सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन ये था कि नहीं, जीवी और उसके मेंबर अलग अलग माने जाएंगे और जीएसटी आएगा। और उस क्लैरिफिकेशन के हिसाब से जीएसटी डिपार्टमेंट जीएसटी डिमांड कर रहा था, अगर क्लब और एसोसिएशन अपने मेंबर को सर्विसेज दे रहा है या वो क्लब और एसोसिएशन को सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो जीएसटी क्लैरिफिकेशन था। साथ साथ में पता नहीं आपको याद आएगा नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके पास बुक होगा तो वो ओपन कर देखो शेड्यूल टू पैरा 7 मैंने नोट्स में भी दिया है। वो ये कहता था कि अगर कोई गुड सप्लाई होता है, या सर्विस सप्लाई होती है, सुनो, गुड सप्लाई होता है बिटवीन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और उसके मेंबर में, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। इन शॉर्ट, जीएसटी लॉ में क्लैरिफिकेशन और शेड्यूल 2 पैरा 7 था, जो ये कहता था कि अगर मेंबर को कोई गुड्स दिया तो वो सप्लाई माना जाएगा। लेकिन भाई कुछ काउंसलर थे, बड़े टैलेंटेड थे, उनका ये कहना था कि भाई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और इंडियन सुप्रीम कोर्ट अगर डिसीजन दे रहा है तो सारे लॉ में लागू होगा, इसीलिए ये क्लैरिफिकेशन गलत है। जो ओल्ड जीएसटी लॉ में था, भाई क्लैरिफिकेशन गलत है, शेड्यूल गलत है, ओके, एंड सुप्रीम कोर्ट डिसीजन विल प्रिवेल ओवर दिस क्लैरिफिकेशन एंड ओवर दिस शेड्यूल। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन प्रिवेल होगा ये क्लैरिफिकेशन और शेड्यूल पे। मतलब ये होगा कि वो म्यूचुअली इंक्लूसिव माने जाएंगे, मतलब ये कि ये दो अलग अलग पर्सन नहीं माने जाएंगे। यानी आप जब क्लब में स्विमिंग करोगे उसकी मंथली कुछ फीस मिनिमम दे रहे होगे, आप क्लब में जिम करोगे उसकी फीस, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वही अपने मेंबर को सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आना चाहिए। ऐसे कुछ पिटीशन, रेट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थे, जो ये कहते हैं कि ये जो लॉ बनाया है वो गलत है। नाउ इन सारी चीजों को अब गवर्नमेंट को जब ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे रिट पिटीशन आए हैं ओके अबाउट जीएसटी लॉ, और जीएसटी लॉ में ये कहा जा रहा है रिट पिटीशन में कि वो क्लैरिफिकेशन को हटाओ, वो शेड्यूल 2 पैरा 7 को भी बाजू में रखो, पुराने कोर्ट के डिसीजन के बेस पे इस पे जीएसटी नहीं आना चाहिए, ओके, जीएसटी नहीं आना चाहिए। तो भाई अब ये हुआ कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने सोचा कि आता माजी ये सटक ली। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, ऐसा है क्या, क्लैरिफिकेशन नहीं, पैरा भी नहीं, तो अब हम सेक्शन क्लॉज ए 7 में ही सप्लाई इंक्लूड्स प्रोविजन ही बदल देते हैं भाई, प्रोविजन ही बदल देते हैं और सेक्शन 7(1) क्लॉज ए डाल देते हैं, और 7(1) क्लॉज ए डालकर हम अब लॉ क्लियर ही कर देते हैं कि नहीं, ये दो अलग अलग पर्सन माने जाएंगे, और ओके ये दो अलग अलग पर्सन माने जाएंगे, और ओके अगर यहाँ पे एसोसिएशन ने इनको सप्लाई किया गुड्स और सर्विस तो जीएसटी आएगा, या मेंबर ने एसोसिएशन ने क्लब को सप्लाई किया तो भी उसके ऊपर जीएसटी आएगा। इफ फॉर कंसिडरेशन, आई रिपीट, इफ फॉर कंसिडरेशन हुआ तो वो सप्लाई माना जाएगा। ओके तो इन्होंने क्लॉज ए सीधा सीधा डाल दिया और क्लियर कर दिया कि नहीं भाई जीएसटी तो आके रहेगा इसके ऊपर। ओके तो अब देखो क्या हुआ दोस्तों, अब ये हुआ कि अब तुम क्लैरिफिकेशन नहीं मान रहे थे ना, क्लैरिफिकेशन तुम पैरा 7 शेड्यूल 2 भी नहीं मान रहे थे, हटाओ, बाद में आप सेक्शन ही डाल देते इसका। अब बोलो क्या बोलोगे तुम, और ये सेक्शन रिट्रोस्पेक्टिवली डाल दिया भाई, रिट्रोस्पेक्टिवली डाल दिया। मतलब ओके ये कहा गया कि जिस दिन से जीएसटी आया, कब आया, 1 जुलाई 2017 से, उस दिन से ही ये सेक्शन, ये क्लॉज रहे माना जाएगा। यानी 2017 के बाद इसकी कोई केस जीएसटी में पेंडिंग होगी तो ये नए क्लॉज के हिसाब से सॉल्व होगी। वैसे पहले भी जीएसटी कलेक्ट होता था, पर पहले लॉ क्लैरिफिकेशन था, पहले शेड्यूल था, अब उन्होंने क्लॉज ही डाल दिया और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से डाल दिया। मतलब जो भी लोगों ने 2017 से क्लब है, एसोसिएशन है, जीएसटी नहीं दिया तो उन पर जीएसटी डिमांड किया जा सकता है। अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ होगी। मतलब
इसलिए कि ये जो फाइनेंस एक्ट 2021 से इंट्रोड्यूस किया गया और वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया, 1 जुलाई 2017 से इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब वो क्या कहते हैं, ओके, द एक्टिविटी सप्लाई इंक्लूड्स, यानी अब आपके चार्ट में, ओके, यानी जो हमारा 71A 71B का चार्ट है, तो 71A के नीचे ए ऐड कर देना। तुमने अगर खुद बनाया होगा चार्ट तो कुछ नहीं करना, स्टिकी नोट्स लेना और वहां ए ऐड कर देना। ओके, और ए क्या कहता है भाई, ए ये कहता है कि एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल छोड़कर, यानी इंडिविजुअल छोड़ के वो यहाँ पे सोसाइटी हो, क्लब हो, एसोसिएशन हो, या कोई भी ऐसी एंटिटी हो जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे, ओके, मेंबर, इंडिविजुअल छोड़ के अलग अलग मेंबर से बनी हुई सोसाइटी या कंपनी शेयर होल्डर हो, कोई भी हो, बाय बाय अ पर्सन टू इट्स मेंबर, यानी इंडिविजुअल छोड़ के बाकी कोई भी पर्सन होगा, ट्रस्ट हो, कोई भी पर्सन होगा, ट्रस्ट हो, तो आपको लिखना है यहाँ पर्सन का मतलब लिखना है तो लिख दो यहाँ पे, क्लब हुआ, एसोसिएशन हुआ, क्लब हुआ, एसोसिएशन हुआ, ओके, ट्रस्ट हुआ, सोसाइटी हुआ, सोसाइटी एक्सेट्रा, कोई भी हो, अगर वो कोई भी एक्टिव और ट्रांजैक्शन अपने मेंबर को देता है, सुनिए सुनिए ध्यान से, अपने मेंबर को देता है या कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिससे वो बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जो मेंबर से वो बना है, मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट और वाइस वर्सा मतलब, ओके, ये उसको देगा या मतलब मेंबर क्लब को देंगे या वो उनको देंगे, फॉर कैश, ख्याल रहे, फ्री नहीं, फॉर कैश, डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, मतलब अगर वो कंसिडरेशन में होगा, ओके, और मेंबर और सोसाइटी के बीच में होगा, क्लब के बीच में होगा, और उसमें कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन कैश में भी हो सकता है, कंसिडरेशन डिफर्ड पेमेंट में भी हो सकता है, तो वो सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा। और साथ साथ में इस प्रोविजो को ये एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, क्या एक्सप्लेनेशन दे दिया इन्होंने, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट notwithstanding to anything contained in any other law for timing in force or any judgment, decree or order of any court, tribunal or authority, यहाँ पे मतलब ये कह दिया कि ये क्लॉज के लिए जो आप पढ़ रहे हो अभी, ये क्लॉज के लिए इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी बोला हो, कोई भी जजमेंट आया हो, डिक्री आई हो, या कोई भी अथॉरिटी ने कुछ भी बोला हो, सब बाजू में रखो, घंटा हमें फर्क पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब बाजू में रखो। और वो एक्सप्लेन करे, और क्या करे देखो, द पर्सन एंड इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स शैल बी डीम्ड टू बी सेपरेट पर्सन, मतलब मेंबर और वो कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेट पर्सन माने जाएंगे, और उनमें जो एक्टिविटी होगी, ओके, वो डीम्ड टू बी प्लेस बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ख्याल रहे, ओके, उनमें जो एक्टिविटी होगी वो सप्लाई माना जाएगा। तो चलिए भाई, ओके, रीजन फॉर अमेंडमेंट्स मैंने आपको बताया कि भाई वो सेपरेट पर्सन माने जाएंगे। इसका एक लाइन में कंक्लूजन क्या ले सर, एक लाइन में कंक्लूजन ये ले कि अगर क्लब ने अपने मेंबर को फॉर कंसिडरेशन कुछ गुड्स दिया, सर्विस दिया, तो सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी आएगा। पहले भी था, पर पहले क्लैरिफिकेशन से था, अब तो लॉ ही बन गया है और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बन गया, और या फिर मेंबर क्लब को सर्विस दे तो वो सप्लाई माना जाएगा। तो ये था दोस्तों यहाँ पे, ओके, अमेंडमेंट से रिलेटेड। हाँ, पर ख्याल रहे, ये सप्लाई तभी माना जाएगा अगर कंसिडरेशन होगा तो। अब एक सवाल सर, अगर क्लब ने फ्री सप्लाई किया होगा, तो अपने मेंबर को फ्री दिया होगा, तो फिर सप्लाई नहीं, ओके, फिर सप्लाई नहीं, ओके, क्योंकि फ्री सप्लाई सेक्शन 71C के साथ शेड्यूल 1 में ही आता है, और शेड्यूल 1 में, ओके, 4 ही केसेस में फ्री सप्लाई पे जीएसटी आता है, ओके, तो वहां पे ये नहीं है, ये स्पेसिफिकली बोला गया है कि फॉर कंसिडरेशन होगा तो ही सप्लाई माना जाएगा। चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखें। ओके, प्रॉब्लम क्या कहता है, देखो, पुणे क्लब सप्लाइज फूड एंड बेवरेजेस टू इट्स मेंबर और नॉन मेंबर। भाई वो पुणे क्लब है जो अपने मेंबर को और नॉन मेंबर को दोनों को फूड और बेवरेजेस सप्लाई कर रहा है। इट चार्जेस जीएसटी ओनली ऑन फूड एंड बेवरेजेस सप्लाइड टू मेंबर्स, हाँ सॉरी, नॉन मेंबर्स। अगर वो जो नॉन मेंबर्स को सप्लाई कर रहा है वो उस पे जीएसटी वो चार्ज कर रहा है, whereas no GST is charged on supply of food and beverages to its member। अपने मेंबर को उसने जीएसटी नहीं चार्ज किया, हाँ, जो नॉन मेंबर उसको चार्ज किया। Whether the act of Pune Club
by not charging GST on food and beverages supplied to its member is correct? हाँ, क्या वो एक्ट करेक्ट है? पहली बात तो उसने चार्ज नहीं किया, चार्ज नहीं किया तो कंसिडरेशन नहीं है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो जीएसटी नहीं आएगा। हाँ, मैं मानता हूं कि 71AA कहता है कि भाई वो सप्लाई बोला जाएगा, उसके बाद में वो अलग पर्सन माने जाएंगे, लेकिन लेकिन बस ये कहूंगा कि चार्ज नहीं किया, अगर चार्ज नहीं किया तो वो केस में जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन वुड योर आंसर डिफर इफ अमाउंट चार्ज टू इट्स मेंबर? चार्ज किया तो फिर वो सप्लाई बोला जाएगा, चार्ज किया तो सप्लाई बोला जाएगा। इन सिंपल वर्ड ये कंसिडरेशन होगा तो ही सप्लाई बोला जाएगा। दोस्तों आपके पास अभी रिसेंट क्वेश्चन होगा या आप बाय करोगे क्वेश्चन या वॉट एवर इट में भी, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लेना आंसर, अकॉर्डिंगली इसके हिसाब से कर लेना, क्योंकि उसमें जो आंसर आया उसमें एक लाइन नीचे की प्रॉपर प्रिंट नहीं हुई है, इसलिए आपने थोड़ा जो अभी मैं अमेंडमेंट कह रहा हूं उसके हिसाब से आंसर चेंज कर लेना। ठीक है दोस्तों? हाँ यस बेटा, जो मेंटेनेंस अमाउंट है सोसाइटी के वगैरह या जो भी सर्विसेज है क्लब की, स्विमिंग पूल की वगैरह, वो अब सप्लाई बोली जाएगी। जोर से बोलो, समझा या नहीं समझा? यस और नो? बस इतनी छोटी सी अमेंडमेंट हुई है, समझा या नहीं समझा? बोलो। अरे समझा या नहीं समझा? बोलिए। और क्या हुआ, एक अमेंडमेंट जो है, ठीक है, और एक चैप्टर, एक और अमेंडमेंट हुई कि शेड्यूल 2 पैरा 7, ये जो है ना शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 2 पैरा 7 जो है वो स्क्रैच कर देना, अब इसकी जरूरत नहीं है। पहले क्या था, शेड्यूल 2 पैरा 7 में लिखा गया था कि अगर अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अपने मेंबर को गुड्स देगा तो सप्लाई बोला जाएगा। अब उसकी जरूरत नहीं है, अब क्लॉज ए खुद आ चुका है। अगर क्लॉज ए खुद आ चुका है तो उन्होंने पैरा 7 डिलीट कर देना। इसलिए अभी आप अपनी रेगुलर बुक चार्ट निकालो और शेड्यूल 2 का पैरा 7 डिलीट कर दो। डिलीटेड, शेड्यूल 2 का पैरा 7 डिलीट कर दो। ये हुई ना बहुत ओके। ये भाई ये जो सब मुझे रिस्पॉन्स देते हैं ना, मजा आता है। ओके गुड बेटा, चलिए अब आते हैं, ये सप्लाई चैप्टर की अमेंडमेंट्स खत्म। सर इतू सी अमेंडमेंट? हाँ इतू सी अमेंडमेंट है। ओके बाकी कोई अमेंडमेंट नहीं है। क्लॉज ए ऐड किया गया और पैरा 7 ऑफ शेड्यूल से 2 ये रिमूव कर दिया गया। ओके तो यहां पे इतू सी अमेंडमेंट है। वेरी गुड, चलो बढ़िया। चलो नेक्स्ट मैं आपको ये बता दूं कि कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन लेवी में एक अमेंडमेंट आया है और छोटी सी अमेंडमेंट है और कुछ नहीं है। देखो चलो बैकग्राउंड पहले ले लेता हूं तो आपके लिए अच्छा होगा। कंपोजिशन स्कीम 2 टाइप की थी। सेक्शन 10 में 2 टाइप की कंपोजिशन लेवी है। एक है सेक्शन 10(1) और दूसरा है 10(1) और 10(2)(a। सेक्शन 10(1) और सेक्शन 10(2)(a। 10(1) के साथ साथ सेक्शन 10(2) की कंडीशंस भी है। अब 10(1) की क्या कंपोजिशन स्कीम थी, थोड़ा याद करो। अगर आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो या फिर रेस्टोरेंट कैटरिंग हो, एग्रीगेट टर्नओवर आपका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में 150 लाख्स होगा तो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में 150 लाख्स की सीएल मिलेगा, कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। और आप इस पे 1% यानी 1% मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट कैटरिंग 5% पे आप जीएसटी दोगे। रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो 5% पे जीएसटी लोगे। अगर आप स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में हो अदर देन आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, तो ये जो लिमिट थी ये 75 लाख पर यहाँ पे अप्लीकेबल होती थी। ठीक है, तो आप 75 लाख पे यहाँ पे कंपोजिट रेट से टैक्स दे सकते हो, 75 लाख तक। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ 10(2) की कंडीशन थी। और 10(2) की क्या कंडीशन थी कि भाई आपने सर्विस नो सर्विस अदर देन मार्जिनल,
मतलब जिसको भी ये कंपोजिशन स्कीम लेना चाहिए उसने मार्जिनल सर्विस ही देनी चाहिए। मार्जिनल सर्विस कितनी देनी चाहिए? तो मार्जिनल सर्विस जो है 10% ऑफ टर्न ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 lakhs विच एवर इज हायर, इतना आप सर्विस दे सकते हो, इससे ज्यादा आप सर्विस नहीं दे सकते हो। सेकंड, नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना चाहिए। उसके बाद में इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करना चाहिए, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे ईसीओ सप्लाई नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो टीडीएस काटते हैं। उसके बाद में नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए, नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर आप नहीं होने चाहिए। और उसके बाद में सीटीपी या एनआरटीपी आप नहीं होने चाहिए। अब ये रिस्ट्रिक्शन मैन्युफैक्चर को अप्लीकेबल था और सेम कंडीशन 10(2) में भी थी, अगर आपको याद होगा। चलिए, तो हम 10(2) भी लेंगे, मैं 10(2) भी पढ़ा होगा। अब आपको नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चर में एक लिस्ट थी, वे कौन से गुड्स के मैन्युफैक्चर है। तो लिस्ट ये थी, पुरानी लिस्ट थी, आइसक्रीम, एडिबल आइस या मतलब एडिबल आइस कंटेनिंग कोको और नॉट, नेक्स्ट पान मसाला, एरिएटेड वाटर और टोबैको और मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट्स। इतने 4 आइटम्स उसके अंदर थे। और अगर ये 4 आइटम्स मैन्युफैक्चरर बनाता है, यानी रिस्ट्रिक्शन ट्रेडर को अप्लीकेबल नहीं था, ट्रेडर सेल कर सकता है कंपोजिशन लेवी में, ये रिस्ट्रिक्शन मैन्युफैक्चरर को अप्लीकेबल था। बोलो हाँ। चलिए, तो ये रिस्ट्रिक्शन जो 4 आइटम्स थे, इसमें उन्होंने और कुछ ऐड कर दिया है, यानी अब 4 नहीं बचे, इसमें अब कुछ आइटम्स और ऐड कर दिए। भाई कौन कौन से आइटम्स ऐड कर दिए? फ्लाई ऐश ब्रिक्स और फ्लाई ऐश एग्रीगेट विथ 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट, bricks of fossil mills or similar siliceous earth, building bricks, earthen and roofing tiles। ओके, तो ये ऐड कर दिए। भाई लर्न करके मत जाना, एग्जाम के 1 घंटे पहले इसको रीड कर लेना, सो जाए ताजा ताजा याद रहे। ठीक है, ताजा ताजा याद रहे। तो ये कुछ आइटम्स है। सर ये होते क्या है? कुछ नहीं, अपना भाई मेरे को पूछने के बजाय गूगल बाबा में जाओ, इमेजेस नाम डालो, इमेजेस देख लो, समझ जाएगा आपको। ओके, क्योंकि मैं कितना समझाऊँ इसको इमेजेस के बेस पर। तो इन शॉर्ट ये आइटम्स हो गए। तो ये 4 आइटम करके और 4 आइटम्स उन्होंने ऐड कर दिए कि भाई अगर इस गुड्स के भी मैन्युफैक्चरर हो गए, आई रिपीट, इस गुड्स के भी मैन्युफैक्चरर हो गए तो उनको कंपोजिशन लेवी नहीं मिलेगी। ओके, अंडर सेक्शन 10(2). चलिए सर, ओके, यहाँ पे ये तो समझ में आ गया। पहले तो मुझे बताओ ये समझाया नहीं समझा? पहले तो मुझे बताओ समझाया नहीं समझा? मैं वेट कर रहा हूँ, आप सबके आंसर का वेट कर रहा हूँ। भाई समझा या नहीं समझा? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब मैं आपको एक और डिफरेंस बताता हूं। अगर 10(2) की स्कीम आपको याद होगी तो 10(2) की स्कीम सर्विस प्रोवाइडर के लिए, प्रीडोमिनेंटली जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए है। उसमें 50 लाख तक की लिमिट है। मतलब क्या कि प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में और करंट फाइनेंशियल ईयर, प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख का अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर होगा तो करंट ईयर में 50 लाख तक का आपको बेनिफिट मिलेगा। इसमें भी कंडीशन है और वो 10(2) में ही है, 10(2) में ही कंडीशन है। इसकी कंडीशंस लगभग सेम है। क्या कि आपने नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना चाहिए, फिर आपने मतलब सेम कंडीशन है, सर्विस वाली कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। हाँ, सेम कंडीशन है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना चाहिए, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करना चाहिए, ईसीओ सप्लाई नहीं करना चाहिए, फिर आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए। इसमें भी नोटिफाइड गुड्स है, आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए, और सीटीपी और एनआरटीपी, आई रिपीट, सीटीपी और एनआरटीपी आप नहीं होने चाहिए। अब नोटिफाइड गुड्स के आप मैन्युफैक्चर नहीं होने चाहिए, इसमें भी लिस्ट दिया हुआ है। ओके, 10(2) में भी थी, इसलिए आपको नोट्स देख लेना। नोट्स में 10(2) में भी लिस्ट दिखेगी और 10(2)A में भी लिस्ट दिखेगी। तो 10(2)A में भी लिस्ट है कि नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए। लेकिन इसमें पहले 4 जो आइटम्स है वो तो है। अब सर क्या ये जो नीचे वाले आइटम्स है, सुनना ध्यान से,
क्या ये नीचे वाले आइटम्स जो है ये क्या यहां पे दिए क्या? तो यहां पे नहीं दिए, यहां पे पहले 4 आइटम्स ही है। पहले 4 आइटम्स मतलब कौन सा? तो यहां पे आइसक्रीम वाला, पान मसाला, उसके बाद में एरिएटेड वाटर और टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, ये 4 आइटम्स है। लेकिन ये जो नया एडिशन है वो 10(2)A में नहीं है, यानी 10(2)A में नहीं है, वो सिर्फ 10(2) में है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर यहां पे ये आइटम बना रहा है, मतलब फ्लाई ऐश, और उसको 50 वाली सीएल लेना है, 50 वाला कंपोजिशन स्कीम यानी सीएल लेना है, तो 50 लाख वाला ले सकता है। ओके, अब 50 लाख वाले की अपनी कंडीशन है, वो तो आपको पता ही है। तो 50 लाख वाला वो ले सकता है, उसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, यानी उसके रिस्ट्रिक्शन में ये 4 आइटम्स ऐड नहीं किए हैं, ये 1.5 करोड़ वाली स्कीम में ऐड किए। इसलिए अगर आपने नोट्स की प्रिंट आउट निकाली होगी तो यह एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, यहां एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो। चलो लिखो फटाफट मेरे साथ, डू इट फास्ट, लिखो। लिखो, these restricted atoms, these restricted atoms, restricted atoms are added, these restricted atoms are added are added only under section 10(2), are added only under section 10(2), related to composition levy, related to composition levy under section 10(1), related to composition levy under section 10(1), related to composition levy under section 10(1), para change, para change, thus for this newly added 4 items, thus for this newly added 4 items, newly added 4 items, composition levy under section 10(2)A, composition levy under section 10(2)A, ये 10(2) ऐसा लिखना, 10(2)A ब्रैकेट में 50 lakhs, ब्रैकेट में 50 lakhs is applicable, is applicable, is applicable। मतलब ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ 150 लाख में, ये 4 एटम्स के लिए। देखो पहले 4 एटम्स दोनों में कॉमन है, सुनना ध्यान से, पहले 4 एटम्स दोनों में कॉमन है। जो ये एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ 150 लाख के लिए है, 50 lakhs के लिए नहीं है। समझा होगा तो जोर से बोलो यस सर, या बोलिए फटाफट, ये हुई ना बात। चलिए
डन। अब आ जाओ आप इनपुट टैक्स क्रेडिट में, आईटीसी में। आ गए? ठीक है। आईटीसी में इतू सा थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो बता देता हूं क्या चेंज हुआ है। देखिए सेक्शन 16(2) आपको याद होगा, तो सेक्शन 16 हमने आईटीसी का चार्ट देखा था जिसमें सेक्शन 16, सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18। 16 में हमने देखा था कि भाई 16(1) एलिजिबिलिटी, आपको अगर एलिजिबिलिटी आपको आईटीसी चाहिए तो आपने गुड्स बिजनेस में, सॉरी, आप रजिस्टर्ड पर्सन चाहिए और बिजनेस में यूज़ करना चाहिए। और कुछ कंडीशन थी फॉर अवेलमेंट, 16(2) था कंडीशंस फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। इसमें क्या क्या कंडीशंस आपने पढ़ी थी? आपने पढ़ी थी 16(2)(a) में कि भाई इनवॉइस या प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट पोजीशन में चाहिए, बी गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो जाना चाहिए, रिसीव्ड हो जाना चाहिए। थर्ड, आपके सप्लायर ने पेमेंट कर देना चाहिए, आपके सप्लायर ने। और फोर्थ, आपने रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। ओके, आपके सप्लायर ने पेमेंट कर देना चाहिए और नेक्स्ट रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चारों कंडीशंस थी और ये चारों कंडीशंस पे ओके जहाँ तक देखा जाए आपको क्रेडिट अवेलेबल था। इन्होंने एक अमेंडमेंट क्या की, एक और कंडीशंस यहाँ पे ऐड कर दी और ये ए इन्होंने ऐड किया जो हमें पढ़ना है। भाई मैं ए ऐसे ही पढ़ा दूंगा क्या? नहीं, बैकग्राउंड बताओगा, बैकग्राउंड के बिना तो मैं चलता नहीं हूँ, यही तो खास बात है। तो चलिए मैं थोड़ा पुरानी फाइल देखता हूँ कहाँ पे मैंने लिया है आईटीसी में। हाँ, अगर मुझे डायग्राम मिल जाए, भगवान वो डायग्राम बता दो, ओके मिल जाए तो अच्छी बात है। ओके मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। मिल गई डायग्राम तो मिल गई, नहीं मिली नहीं मिली। चलिए देखता हूँ यहाँ पे 36(4) नहीं, एक मिनट, पुराना फाइल देखना पड़ेगा। तुम्हारे पास पुराना फाइल होगा तो इसमें आईटीसी मिल जा सिम मिल जा सिम। जिसके पास पुरानी प्रोविजन, जिसको पता है, जिसको पुरानी प्रोविजन पता ही नहीं है तो दिमाग मत लड़ाना उसके पीछे। हाँ, पहले ही बोल रहा हूँ, जिसको पुरानी प्रोविजन पता है उसने दिमाग लड़ाना है इसके पीछे। चलिए ठीक है, अगर कोई बंदा ऑलरेडी रिसेंट बैच कर चुका है या एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स कर चुका है और उसको ये पता ही नहीं है तो अच्छी बात है, पता ही नहीं तो बहुत अच्छी बात है। चलो ये मैं थोड़ा समझा देता आपको। ठीक है, पुरानी एक ऐसी प्रोविज़न थी जो थोड़ी डेंजरस प्रोविज़न थी, अब तो उससे डेंजरस हो गया। और वो क्या प्रोविज़न था थोड़ा मैं बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि आपके सप्लायर, पुराना प्रोविजन था कि सप्लायर जो है जब कोई सप्लाई करता है गुड्स और सर्विस का, जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, ये सप्लायर ने ये रिसिपिएंट को सप्लाई किया और दो इनवॉइस दिए, इनवॉइस 1 और इनवॉइस 2। इनवॉइस 1 जो है 2 लाख रुपए का है जिसका जीएसटी 24,000 है और इनवॉइस 2 3 लाख का है जिसका जीएसटी 36,000 है। दो सप्लाई किए इस आर को। अब हमने क्या प्रोसेस देखा था कि जब भी सप्लायर सप्लाई करता है रिसिपिएंट को तो सप्लायर उसका जीएसटीआर1 में डिटेल्स अपडेट करता है, यानी रिपोर्ट करता है। कॉमन पोर्टल पर जीएसटीआर1 फाइल करता है और जीएसटीआर1 में सारा कुछ वो अपडेट करता है। अब वो जीएसटीआर1 में अपडेट करने के बाद इसके 2A या 2B में अपडेट हो जाता है
और 2A में 2B में अपडेट होने के बाद इसको कहते हैं रिपोर्टेड आईटीसी। मतलब क्या, आपके सप्लायर ने आईटीसी रिपोर्ट कर दी और मेरे 2A 2B में आ गए। ओके, इसको रिपोर्टेड आईटीसी कहते हैं। अब क्या हुआ, कभी कभी सप्लायर कोई इनवॉइसेस के भूल जाता है या नहीं करता है। इन सिंपल वर्ड, अब यहाँ पे दो इनवॉइसेस है, इनवॉइस 1 और इनवॉइस 2, जिसमें का उसने जीएसटीआर 1 में पहले इनवॉइस का तो रिपोर्ट कर दिया 24,000 जीएसटी, सेकेंड इनवॉइस वो भूल गया। अब इसने जीएसटीआर 1 में सेकेंड इनवॉइस रिपोर्ट किया ही नहीं। अब इसने सेकेंड इनवॉइस रिपोर्ट न करने की वजह से ओके इसके 2A में आया नहीं। तो पुराना लॉ क्या था, पुराना लॉ ये था, यहां पे समझ लो कि जो रिपोर्टेड है, रिपोर्टेड पहला इनवॉइस था 24,000 का, जो रिपोर्टेड है उसका आईटीसी आपको दे दिया जाएगा। आई रिपीट, जो रिपोर्टेड है उसका आईटीसी आपको दे दिया जाएगा। लेकिन जो नॉन रिपोर्टेड है, ध्यान से सुनिएगा, जो नॉन रिपोर्टेड है, ये नॉन रिपोर्टेड का आपको पूरा आईटीसी नहीं, पहले पुरानी प्रोविजन 10% थी, फिर 5% हुई, आपके नोट्स में 5% होगी, या क्वेश्चनर में भी कहीं पे भी आप 5% पढ़ते हो तो आपको ये अमेंड कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चनर में भी पढ़ा तो आपको खुद ही अमेंडमेंट कर लेना है। ओके, कभी मेरे से कोई क्वेश्चन अमेंड करना रह जाए तो पुरानी प्रोविजन 5% थी कि जो रिपोर्ट किया उसका 5% ही आपको मिलेगा, यानी जो 24,000 रिपोर्ट किया उसका 5% ही आपको मिलेगा। ओके, 5% मतलब 1,200 रुपए का आईटीसी मिलता था। यानी हमारे पास इनवॉइस 36,000 का पड़ा हुआ है और हमें सिर्फ कितना, तो उसका 5% दे रही है गवर्नमेंट क्रेडिट। फिर सर बाकी का क्रेडिट कब मिलेगा, क्योंकि 36,000 का जीएसटी है, उसमें से सिर्फ 1,200 रुपए मिला, तो बाकी कब मिलेगा, तो जब सामने वाला बंदा रिपोर्ट करेगा तब उस मंथ में मिलेगा। ये पहले प्रोविजन थी। अब ये प्रोविजन हट गई दोस्तों, ये पूरा पूरा ही हट गया। तो फिर क्या हुआ, अब गवर्नमेंट क्या कहती है, निर्मला दीदी कहती है कि देखो भाई अब 5% भी नहीं मिलेगा, अब सिंपल वर्ड में जो रिपोर्ट किया गया उतना ही मिलेगा, और जो नॉन रिपोर्टेड है ये ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। अरे सर 5% नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब जो रिपोर्टेड है, जो रिपोर्टेड है उसका ही क्रेडिट लीजिएगा, जो रिपोर्टेड नहीं है ओके क्रेडिट भूल जाइएगा। मतलब क्या, जब तक आपका सप्लाई रिपोर्ट नहीं करता है, या जो मंथ में वो रिपोर्ट करेगा जीएसटीआर 1 में ओके उसका ही क्रेडिट अब आपको मिलेगा। और अब फॉर्म जीएसटीआर 2A के जगह फॉर्म 2B आ गया है। ओके, तो ये लास्ट टाइम की अमेंडमेंट थी कि 2B आ गया है, क्यूआरएमपी स्कीम में हमने देखा था। तो अब जब 2B में आएगा तो वो 2B में ही आएगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यानी इन सिंपल वर्ड, ये 5% जो पहले कुछ मिलता था अब ये भी नहीं मिलेगा। रिपोर्टेड हो तो लो, नहीं है तो जो वो मंथ में लो, कमान वो मंथ में लो जो मंथ में वो रिपोर्ट होगा। दैट्स ऑल, गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया। अरे यार अब तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो गई। हाँ बड़ी मुश्किल हो गई, इसलिए अपने सप्लायर को कहो भाई रिपोर्ट कर दे, अगर तूने रिपोर्ट नहीं किया तो मेरा क्रेडिट जाएगा, मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। और अभी तो यार मैं भी परेशान हूं, मेरे बहुत सारे सप्लायर रिपोर्ट नहीं कर रहे। और यहाँ पे दो अमेंडमेंट की, एक क्लॉज ए ऐड किया गया और साथ साथ में रूल 36(4) जो मैंने आपको 5% वाला पढ़ाया था, अब वो सब उसमें का सब डिलीट करके बस ये 6 लाइन रखी, उसमें का सब डिलीट करके ये 6 लाइन रखी। भाई जिसको पुरानी प्रोविजन पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि जो अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जो यहाँ पे ओके या रिपोर्ट की मतलब जो जीएसटीआर 1 में अपडेट होगा, सुनो, जो जीएसटीआर 1 में अपडेट होगा तुम्हारे 2B में आएगा, फॉर्म नया आ गया जीएसटीआर 2B, 2A नहीं 2B ओके, वो अपडेट होगा उसका ही आपको क्रेडिट दिया जाएगा। चलिए पढ़ लेता हूं। अब क्लॉज ए तो हमने पढ़ा, क्लॉज ए ये अमेंडमेंट है। क्लॉज ए क्या कहता है, डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर्ड इन क्लॉज ए, जो इनवॉइस और डेबिट नोट क्लॉज ए में रेफर किया गया, हैज बीन फर्निश्ड बाय सप्लायर इन हिज आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई लिखना हो तो लिख देना जीएसटीआर 1, यानी जिसने ओके आप जो इनवॉइस पर क्रेडिट लेना चाहते हो, जो डेबिट नोट पे क्रेडिट लेना चाहते हो, आपके सप्लायर ने उसका जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया है।
उसका GSTR1 फाइल कर दिया है, एंड उसने फाइल कर दिया, एंड सच डिटेल हैव बीन कम्युनिकेटेड टू रिसिपिएंट ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट इन अ मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37 यानी GSTR2B। रिसिपिएंट के GSTR2B में आ गया है, तो उसने ओके अपडेट कर दिया है और आपके 2B में, अब 2A नहीं रहा, 2B में आ गया है, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। और इसके सपोर्टिंग रूल को भी चेंज कर दिया। पहले रूल 36(4) अगर आप बुक देखोगे, पुरानी बुक आपके पास होगी, तो वो पूरा क्लैरिफिकेशन 5% कैसे क्या है, मैंने बहुत पढ़ाया था, 1 घंटा लगता था, अब मेरा 1 घंटा बच गया। अब वो क्या कहते हैं, सिंपल, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट the details of which are required to furnish under section 37(1) unless such details of such invoice or debit have been furnished by supplier in the statement of outward supply in GSTR1 और IFF invoice furnishing facility जो QRMP स्कीम में थी, and such details or debit has communicated in GSTR2B। मतलब आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो जब तक आपका सप्लायर GSTR1 में वो नहीं देता है और आपके 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। मतलब क्या, मतलब नॉन रिपोर्टेड ITC का जो 5% मिलता था अब वो भी नहीं मिलेगा, अब सिर्फ रिपोर्टेड ITC का ही क्रेडिट दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए, ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहाँ पे अमेंडमेंट। आई कि नहीं आई बात समझ में? जोर से जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड है जोर से बोलो यस सर, यस सर, जोर से बोलो। अमेंडमेंट समझ में आई कि नहीं आई? चलो, एक छोटा सा रूल 86A जो मैंने आपके ITC चैप्टर में लिया था कि कुछ ऑफेंसेस, कुछ गुनाह आपने किए तो आपका क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाता है। ओके, आपका क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाता है। ये अमेंडमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पे, अब ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, यानी अब ख्याल रखना, अगर मेरे क्वेश्चनर में भी कहीं ऐसा दिखा तो आपने ही खुद करेक्शन कर लेना कि अब सिर्फ जो रिपोर्टेड है उसका ही ITC, जो नॉन रिपोर्टेड है तो 5% भी ITC उसका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, रूल 86 का ये इतनी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं है पर समझा देता हूँ। रूल 86A कंडीशन फॉर यूज ऑफ अवेलमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मतलब कमिश्नर या उसका ऑथराइज ऑफिसर, सुनिएगा, कमिश्नर या ऑथराइज ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर has reason to believe that credit of input tax available in electronic credit ledger have been fraudulently availed और ineligible है। मतलब हमारे कमिश्नर को ऐसा लगा या उसके ऑथराइज ऑफिसर को ऐसा लगा कि जो क्रेडिट लिया गया वो फ्रॉडुलेंटली लिया गया या फिर इनएलिजिबल था। उसके रीजन भी दिए। कौन सा इनएलिजिबल था? कि जो बंदे ने आपको इनवॉइसेस दिए वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, डमी है, फेक है, आपका सप्लायर फेक है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, या विदाउट रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। अभी सेक्शन 16 की क्या कंडीशन है? आपको ITC तभी मिलेंगे जब गुड्स रिसीव हो जाएंगे या सर्विसेज रिसीव हो जाएंगे, और विदाउट रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज आपने क्रेडिट लिए, फ्रॉडुलेंटली लिए, गलत लिए, या आपके सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया, यानी आपके सप्लायर ने जो टैक्स चार्ज किया वो गवर्नमेंट को पे नहीं किया, जो वन ऑफ द कंडीशन है, या फिर जो क्रेडिट ले रहा है, वो फेक है, वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। ओके, या आपके पास लास्ट में इनवॉइस नहीं है, तो ऑफिसर जो है आपके क्रेडिट ब्लॉक कर सकता है। ओके, हाँ, आपके क्रेडिट ब्लॉक कर सकता है। और आगे मैंने डिटेल्स दी। तो सर इसमें अमेंडमेंट क्या हुई? अमेंडमेंट नीचे हुई। ये जो पहली लाइन थी कमिश्नर और या उसके ऑथराइज ऑफिसर, तो उसके ऑथराइज ऑफिसर कौन हो सकते हैं? तो ये अमेंडमेंट यहाँ पे हुई है। ओके, तो ये गैप क्यों आ गया आई डोंट नो। तो बेटा इसकी अमेंडमेंट ये जो उन्हें नीचे दी है, और वो क्या, तो कौन से ऑथराइज ऑफिसर हो गए, मुझे नहीं लगता है उसको क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन कौन से ऑफिसर को अथॉरिटी दी जाएगी कि क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाए, क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाए। अगर यहाँ पे अमाउंट 1 करोड़ तक का होगा तो डेप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर, उनके पास पावर है कि वो क्रेडिट ब्लॉक कर सके। 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में होगा तो एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर, उनके पास पावर है कि वो क्रेडिट ब्लॉक कर दे। और 5 करोड़ के ऊपर की केस होगी तो प्रिंसिपल कमिश्नर, बड़ा आदमी रहेगा, वो ब्लॉक करेगा। ठीक है,
तो सर एग्जाम में क्या पढ़ के जाना है? एग्जाम में बस इतना टेबल पढ़ के जाना है, अगर आया तो इतना टेबल पढ़ के जाना है कि जो आईटीसी ब्लॉक किया जा सकता है ऊपर दिए गए रीजन के वजह से, तो कितने लिमिट तक, कितनी मॉनेटरी लिमिट तक किसके पास कितनी पावर है, कितनी मॉनेटरी लिमिट पे किसके पास कितनी पावर है, वो यहां पे दिया जाएगा। डन। चलिए, तो यहां हमारी आईटीसी की अमेंडमेंट्स खत्म होती हैं। ओके, चलो नेक्स्ट चैप्टर आ जाओ, रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22। ठीक है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में एक छोटी सी अमेंडमेंट, उससे ज्यादा कोई अमेंडमेंट नहीं है, मतलब एक दो छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं। चलिए देखो यहां पे इनांस थ्रेशोल्ड ऑफ 40 lakhs। अब मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। रजिस्ट्रेशन के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, रजिस्ट्रेशन के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 10 lakhs, 20 lakhs और 40 lakhs। 10 lakhs यहाँ पे मणिपुर, ओके, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड आपको याद होगा तो मणिपुर, मिजोरम, ओके, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और नागालैंड। आप इसको कैसे याद रखना, मिजो मतलब मुझे, त्रिमनी वाला, मिजोरम मतलब मुझे, त्रिमनी वाला, नागालैंड मतलब नाग, सांप दिखा, मुझे त्रिमनी वाला, मिजोरम मतलब मुझे त्रिमनी वाला नाग दिखा। ठीक है, यानी ये 4 स्टेट में 10 लाख है, 20 लाख जनरल लिमिट है, जनरल लिमिट है, और 40 lakhs ये स्पेशल लिमिट है, स्पेशल कुछ केसेस में दी गई है। भाई ये स्पेशल लिमिट क्या है? अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स में होने चाहिए, सर्विस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स में होने चाहिए, और आप एक्सेप्ट सम स्टेट, कुछ स्टेट छोड़ के, एक्सेप्ट सम स्टेट, कुछ स्टेट छोड़ के, ओके, मैंने उसकी लिस्ट आपको दी थी, कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है, नॉर्मल स्टेट में पुडुचेरी तेलंगाना है, ओके, कुछ स्टेट छोड़ के बाकी केस में 40 लाख तक आप रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड देख सकते हो, अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो। चलिए, तो ये 40 लाख के लिए उन्होंने क्या कंडीशन दी थी? अगर आप सेक्शन 22 का पहला पेज देखते हो नोट्स में, तो आपने एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स कहोगे तो आपको मिलेगी, एक्सेप्ट किसको नहीं मिलेगी? जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में है, जो ये गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, मतलब कौन से गुड्स, आइसक्रीम, पान मसाला वगैरह, तो इनको 40 लाख नहीं मिलेगी, इनको 20 लाख मिलेगी, 40 लाख नहीं मिलेगी। और कुछ स्टेट में ये नहीं मिलेगी, कुछ स्टेट में ये नहीं मिलेगी, और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो फिर अमेंडमेंट क्या हुई? अमेंडमेंट यहां पे हुई, यानी कुछ गुड्स के लिए 40 लाख की लिमिट अलाउड नहीं थी, इवन दो वो गुड्स है। कौन से गुड्स के लिए नहीं थी? आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको सब्स्टिट्यूट, ये 3 गुड्स के लिए 40 लाख का लिमिट नहीं था, 20 लाख तक है। तो उसमें सिर्फ उन्होंने वो 4 आइटम याद आ रहे हैं आपको? कौन से 4 आइटम? फ्लाई ब्रिक्स और फ्लाई ऐश, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल्स। तो ये जो 4 आइटम्स हैं, ये 4 आइटम्स को इसमें उन्होंने ऐड कर दिए, मतलब वही जो कंपोजिशन लेवी में ऐड किए वो इधर ऐड कर दिए, बात खत्म, बाकी सेम है। यानी ये 4 आइटम्स जो उन्होंने ये ऐड किए, यहाँ पे उसको भी ये स्कीम नहीं मिलेगी। समझा होगा तो सब लिखो CL 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 CL, सभी जो मेरे से कनेक्टेड है सभी लिखो CL 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 CL। ओके, समझा कि नहीं समझा? यस और नो?
अब एक रूल जो उन्होंने ऐड किया वो 10B, आधार ऑथेंटिकेशन का। इसका मैं बैकग्राउंड थोड़ा आपको समझा देता हूँ और फिर ये रूल को कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, उन्होंने क्या किया, चलिए आधार ऑथेंटिकेशन का चार्ट ढूंढ लेता हूँ मैं। रजिस्ट्रेशन चैप्टर, आधार ऑथेंटिकेशन, रुक जाओ। आधार ऑथेंटिकेशन का चार्ट मैं समझा देता हूँ, 2 मिनट में लिंक लगा देता हूँ आधार ऑथेंटिकेशन की। वेरी गुड, ठीक है। CL मतलब कंपोजिशन लेवी नहीं नालायको, क्लियर 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 लिखो, हाँ तो मुझे समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आज इंडिया में किसी को भी अगर रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवाने पड़ते हैं। तो क्या हुआ था भाई, क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन से जो फेक प्रीमाइसेस के रजिस्ट्रेशन होते थे, फेक लोग स्कैम करते थे, और मतलब कहीं पे इंडिया में प्रीमाइसेस नहीं, रजिस्ट्रेशन करवा लो और पैसा लेके भाग जाओ, GST पे ना करो, ऐसे बहुत सारे स्कैम हुए। तो फेक इनवॉइसेस, डमी एड्रेस वगैरह, इनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब भाई इंडिया में जो भी GST का रजिस्ट्रेशन लेगा वो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करवाएगा, जिसका आधार ऑथेंटिकेशन होगा। चलिए भाई, समझ में आई। इसमें अब गवर्नमेंट के सामने 2 चीजें आई। ये जब प्रोविजन लाई गई थी तो इसमें ये क्लियर कर दिया था गवर्नमेंट ने कि जो ये प्रोविजन आने के बाद फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेंगे, सुन ध्यान से, ये प्रोविजन आने के बाद जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेंगे उनको तो ऑथेंटिकेशन कंपलसरी था, मतलब कंपलसरी मतलब करवा ही लो ऑथेंटिकेशन, नहीं करवाओगे तो फिर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। लेकिन जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेगा वो तो ऑथेंटिकेशन करवा ही लेगा, ठीक है। पर गवर्नमेंट के सामने ये बड़ा चैलेंज था कि जो पुराने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, बहुत सारे पुराने रजिस्ट्रेशन थे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन थे, उनका क्या। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अभी मत करो, हम बोलेंगे तब करना, ओके, हम बोलेंगे तब करना, तुम अभी रुक जाओ। हाँ, जो नए हैं, ओके, क्योंकि ऐसा होता है जब भी कभी कोई शुरुआत होती है तो पुराने वाले को हम बाद में हैंडल करेंगे, पर जो नया है उसको तो लागू कर देते हैं। तो जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो गए तो इंडिविजुअल होगा या फिर HUF होगा तो उसका कर्ता, कंपनी होगा तो मैनेजिंग डायरेक्टर, वर्ल्ड टाइम डायरेक्टर, ट्रस्टी, इनके आधार ऑथेंटिकेशन करवाना जरूरी था। उसमें कुछ एक्सेप्शन भी थे, यानी कुछ लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। कौन? तो जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, PSU या UIN जिनके लिए, तो इनको आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की जरूरत नहीं थी। बाकी लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन करवाना जरूरी था, नहीं करवाए तो फिजिकल वेरिफिकेशन होता था। लेकिन अब ये रूल 10B लाकर, इसलिए आपके पास नोट्स में होगा तो यहां पे ऐसा बॉक्स करके अमेंडेड और रूल 10B डाल दो वहां पे, रूल 10B, ओके। रूल 10B लाया और उन्हें कहा कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड लोग हैं अब उनके लिए भी ऑथेंटिकेशन कुछ केसेस में, सारे केसेस में नहीं, कुछ केसेस में उनके लिए भी ऑथेंटिकेशन जरूरी हो जाएगा। तो भाई कौन कौन सी केसेस में उनके लिए ऑथेंटिकेशन जरूरी हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी केसेस में रूल 10B क्या कहता है। आया ना भाई समझ में? समझ में आया ना? बोलिए। हाँ, तो देखो रूल यहां पे 10B, रूल 10B करते ना, आधार ऑथेंटिकेशन फॉर रजिस्टर्ड पर्सन। The registered person other than person notified under subsection 6D of section 25 who has been issued a certificate of registration, यानी जिसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार। प्रोप्राइटरी फर्म होगा तो प्रोप्राइटर का ऑथेंटिकेशन करो, पार्टनरशिप होगा तो पार्टनर का आधार ऑथेंटिकेशन, HUF होगा तो कर्ता, कंपनी होगा तो मैनेजिंग डायरेक्टर, वर्ल्ड टाइम डायरेक्टर, एसोसिएशन होगा तो मेंबर, ट्रस्ट होगा तो ट्रस्टी या कोई भी ऑथराइज पर्सन। तो इनको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा और इनको आधार ऑथेंटिकेशन 3 केसेस में ही करना पड़ेगा, मतलब सभी केसेस में नहीं। अगर वो ये 3 केसेस में जाते हैं और वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो सबको लागू नहीं किया उन्होंने, ये 3 केसेस के लिए जाते हैं तो आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। एक, फाइलिंग ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब
अगर किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और वो वापस लेना चाहता है, रिवोकेशन मतलब फिर से बहाल करना चाहता है, तो अब जब वो वापस लेगा तो आधार ऑथेंटिकेशन करवाएगा। ठीक है। फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन, अगर कोई रिफंड एप्लीकेशन होगा तो वो, और रिफंड फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के रिफंड हो गए गुड्स के, तो ये 3 केसेस में यानी गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जो ऑलरेडी लोग थे नहीं करवाएंगे, पर अगर उनका कैंसिल हो जाए और वो वापस ले तो फिर करवाना पड़ेगा। रिफंड के लिए जाना है तो करवाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट रिफंड के लिए जाना है तो करवाना पड़ेगा। आगे क्या कहते हैं, प्रोवाइडेड दैट इफ आधार नंबर हैज बीन असाइन टू द पर्सन रिक्वायर्ड अंडरगो ऑथेंटिकेशन of Aadhaar number, such person shall furnish the following identification document। अब समझ लो किसी का आधार आया नहीं है पर उसने एनरोल कर दिया है, तो अगर उसने आधार के लिए अप्लाई कर दिया है तो फिर वो जो आधार एनरोलमेंट आईडी स्लिप है वो दे, एंड नीचे के दिए गए में से कोई एक डॉक्यूमेंट दे, बैंक पासबुक, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, ये चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट दे। ठीक है कि भाई उसने आधार के लिए अप्लाई कर दिया है और चारों में से कोई ये डॉक्यूमेंट दे तो फिर चलेगा। तो ये था बेटा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन थे जिनको आधार लागू नहीं हुआ था, अब कुछ केसेस में उनको भी आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो ये बेटा आपने एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक कोर्स भी लिया होगा तो ये अमेंडमेंट्स आपको देखनी है, नो डाउट। चलिए ये समझा क्या, समझा होगा तो ए टाइप कीजिए, आधार ऑथेंटिकेशन समझ में आ गया आपको, समझा होगा तो ए टाइप कीजिएगा बेटा। बाकी नीचे मैंने समझा होगा तो ए टाइप कीजिए। नीचे ये आप पढ़ लेना एक्सटेंशन, ये तो पुरानी अमेंडमेंट्स है। एक्सटेंशन लिमिट फॉर रिवोकेशन दिया है यहाँ पे, जैसे एडिशनल कमिश्नर को 30 डेज दिए हैं, कमिश्नर को फर्दर 30 डेज दिए, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपने पढ़ लेना एक्सटेंशन लिमिट। अगर समझा होगा तो ए बोलिएगा, ए बोलिएगा जल्दी जल्दी, ए बोलिएगा जल्दी जल्दी। वेरी गुड। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर एग्जम्पशन। एग्जम्पशन में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, एग्जम्पशन में आ जाओ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का आपको अगर चार्ट याद होगा, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, इसका चार्ट याद होगा तो इसमें हमने देखा था बाय रोड, रोड रोड, दूसरा रेल रेल रेल, तीसरा आपको याद होगा तो वाटर, वाटर और एयर, वाटर और एयर। चार्ट से जल्दी याद आएगा आपको। रोड में था आपको याद होगा तो बसेस और दूसरा कैब वगैरह, बसेस और कैब वगैरह। बसेस में आपको याद होगा तो स्टेज कैरेज यानी गवर्नमेंट बसेस और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, स्टेज कैरेज कर, और कैब में ऑटो रिक्शा, मीटर कैब और अदर। तो स्टेज कैरेज में आपको याद होगा तो एसी, एक एसी टैक्सेबल, नॉन एसी एग्जम्प्ट, नॉन एसी एग्जाम। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में एसी, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में अगर आपको याद होगा तो एसी और नॉन एसी, और नॉन एसी टैक्सेबल, नॉन एसी में ओके टूरिज्म होगा, चार्टर टूर होगा तो टैक्सेबल, अदर होगा तो एग्जाम, अदर होगा तो एग्जाम। ठीक है, और ऑटो रिक्शा आपको याद होगा, वो चार्ट याद सामने अपने, ऑटो रिक्शा या मीटर कैब होगा तो ये एग्जाम, ऑटो रिक्शा और मीटर कैब होगा तो एग्जाम। तो ये 3 जगह एग्जाम था, पर ये एग्जाम्शन को उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लाया है। 3 जगह एग्जाम था और ये एग्जाम्शन को उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लाया है। क्या अमेंडमेंट ये हुई कि जो हमने, वैसे मुझे नहीं लगता क्योंकि 9(5) जो है इंस्टीट्यूट का नए मटेरियल में 9(5) यहाँ पे कवर्ड नहीं है, स्पेशली सीए इंटर के लिए।
तो मैं ये कहूँगा कि अगर पुराने स्टूडेंट है तो 9-5 छोड़ दो, क्योंकि 9-5 अभी तुम्हारे मटेरियल में नहीं है, तो 9-5 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अभी ये अमेंडमेंट मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी 9-5 से रिलेटेड है, स्पेशली ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पढ़ा रहा हूँ, समझा तो ठीक, नहीं तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कहते हैं कि जो हमने एग्जम्पशन दिए हैं नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज को और स्टेज कैरेज में हमने नॉन एसी स्टेज कैरेज को जो एग्जम्पशन दिए, हाउएवर नथिंग कंटेन इन बी और सी, ये जो बी और सी है अब वो शैल अप्लाई टू सर्विस सप्लाइड थ्रू ईसीओ नोटिफाइड अंडर 9-5। मतलब अगर नॉन एसी बस की टिकट, सिंपल वे में समझ लेना, वैसे तो नॉन एसी एग्जम्प्ट है, नॉन एसी एग्जम्प्ट है, इधर नॉन एसी एग्जम्प्ट है, इधर मीटर कैब एग्जम्प्ट है, तो नॉन एसी बस की टिकट ईसीओ के थ्रू बुक होती है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ओला जैसा है, ओला से बस का टिकट बुक हुआ, या कोई रेड वो एक है ऐप, मुझे याद नहीं आ रहा है, रेड बस, उससे अगर टिकट बुक होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से नॉन एसी बसेस की टिकट बुक होते हैं, तो फिर वहां एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, उस टिकट पे जीएसटी आएगा। डायरेक्ट टिकट होती है तो एग्जाम, ईसीओ के थ्रू होती है तो वहां एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। सेम नीचे फॉर मीटर कैब, ये जो से नीचे वाला देखो, मीटर कैब या ऑटो रिक्शा, नथिंग कंटेनिंग क्लॉज ई मतलब ये ओके, यानी ये एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होगा अगर ये ईसीओ के थ्रू होगा। मतलब अगर आपने जो हमने ऑटो रिक्शा को एग्जाम किया है, अगर वो ऑटो रिक्शा आपने ईसीओ के थ्रू बुक किया, समझ लो ओला से अगर आपने ऑटो रिक्शा बुक किया तो फिर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, जीएसटी आएगा। नॉर्मल ऑटो में गए तो ठीक है, पर ओला से अगर बुक किया ऑटो रिक्शा तो आपको पे टैक्स दिया जाएगा, वहां एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होगा। ये छोटा सा यहां अमेंडमेंट हुआ। चलिए नेक्स्ट एग्जम्पशन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। प्योर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी को और लोकल अथॉरिटी को देते हैं तो एग्जम्प्ट है। पहले एग्जम्पशन गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को भी था, अगर कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो है गवर्नमेंट को दिया जा रहा है तो एग्जाम था, जिसमें गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी भी थी। अब यहां से निकाल दिया है। मतलब क्या, मतलब अब ये जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को दिया जाए तो वो टैक्सेबल होगा। व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी? तो आप एग्जम्पशन चैप्टर में जहां गवर्नमेंट सेक्टर स्टार्ट होता है, तो यहां पे एग्जम्पशन चैप्टर में गवर्नमेंट सेक्टर जहां स्टार्ट होता है वहां पे मैंने सबके डेफिनेशन दी है, वो देख लेना। तो यहाँ पे जस्ट उन्होंने गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी निकाल दिया एग्जम्पशन से, यानी इनको अगर सर्विस दिया तो टैक्सेबल है। सेम चेंजेस उन्होंने यहाँ नीचे 3A में किया है, गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी उन्होंने निकाल दिया है। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये चेंजेस किए हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग प्रोग्राम वाला, इस पे सवाल आ सकता है। अब वो देखो क्या कहते हैं, सर्विस प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 75% और मोर of the total expenditure is borne by central government, state government और union territory administration। थोड़ा ये पॉइंट को समझ लो। कोई भी गवर्नमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, जैसे एग्जांपल लो मेरे जीएसटी के ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, जैसा अब कोई समझ लो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहा हूं, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहा हूं। तो अगर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहा हूं, तो ये सिचुएशन में अगर पूरा खर्चा, पहले ओल्ड प्रोविजन क्या थी, ओल्ड प्रोविजन थी अगर 100% खर्चा गवर्नमेंट कर रही है तो उसके ऊपर, मतलब यहां बहुत सारे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय यहां जिनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, लेकिन ये एम्प्लॉय के जेब से कुछ नहीं जा रहा है, पूरा खर्चा गवर्नमेंट कर रही है, तो फिर मैं जो ट्रेनिंग की फीस लूंगा 5 लाख रुपए, उसके ऊपर जीएसटी नहीं था। क्यों? क्योंकि पूरा खर्चा गवर्नमेंट कर रही है। अब न्यू प्रोविजन क्या आ गई, न्यू प्रोविजन ये आ गई कि पूरा नहीं, अगर गवर्नमेंट 75% खर्चा कर रही है या उससे ज्यादा और बाकी ट्रेनी जो है, ट्रेनी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 25% या उससे कम, यानी गवर्नमेंट से 75 या उससे ज्यादा होगा और
बाकी का खर्चा ट्रेनिंग कर रहे होगे, यानी मुझे 5 लाख में गवर्नमेंट से 75% या उससे ज़्यादा मिल रहा है और ट्रेनी से 25% या उससे कम मिल रहा है, तो भी एग्जम्पशन दिया जाएगा। पहले 100 था, अब उन्होंने 75% कर दिया है, यानी ओके ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफिस 75% और मोर टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय गवर्नमेंट, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे एग्जम्पशन दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ नए एग्जम्पशन ऐड हुए, वो है ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू इंडिया और कॉन्टिजियस स्टेट। मतलब क्या, अगर किसी भी ट्रक को, गुड्स कैरेज यानी ट्रक को स्टेट के बाहर भी ट्रांसपोर्ट करना है तो उसको एक नेशनल परमिट लेना पड़ता है। आप ट्रक पे बहुत बार देखते हो, तो वो जो नेशनल परमिट फीस लगती है उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा अगर वो एक से ज़्यादा स्टेट में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और एक एग्जम्पशन था लीजिंग ऑफ असेट टू इंडियन रेलवे, तो वो जो एग्जम्पशन गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया, नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन ये नेशनल परमिट वाला ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, ये नेशनल परमिट वाला। चलिए 2 मिनट बेटा, 2 मिनट का ब्रेक आप भी ले लो, मैं जस्ट आया हूँ, एक पानी की बोतल लेके आता हूँ। ठीक है, चलिए आ जाइए बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में आ जाओ, टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में एक छोटा सा चेंज हुआ और वो ये कि यहाँ पे चलो टैक्स इनवॉइस में आपको याद होगा तो ई इनवॉइस, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस कंपलसरी किया है 50 सीआर पे। पुरानी प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन थी 50 सीआर, अब न्यू प्रोविजन उन्होंने यहाँ पे 20 करोड़ रुपए लेके आ गया। मतलब वो क्या कह रहे हैं, देखो, रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 और ऑनवर्ड्स एक्सीड्स 20 करोड़, पहले 50 करोड़ था, अब यहाँ पे उन्होंने 20 करोड़ कर दिया है। अब धीरे धीरे तो और करेंगे। ओके, जिसको ई इनवॉइस बनाना जरूरी है। अब आपका सवाल होगा सर ये इनवॉइस, ई इनवॉइस का क्या प्रोविजन है? उसके लिए आपको जो है दोस्तों मेरी फिर यहाँ पे आपको बुक पढ़ना पड़ेगा या एटलीस्ट आपको रिवीजन देखना पड़ेगा मेरा। मैं यहाँ तो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ई इनवॉइस मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू बनेगा, बस इतना ही समझ लेना। अब तुम्हारा मैन्युअल इनवॉइस या तुम्हारा कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस नहीं चलेगा, गवर्नमेंट के पोर्टल से आपको इनवॉइस जनरेट करवाना पड़ेगा। अब इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे ये है कि ये जो ई इनवॉइस है, ओके, ये जो ई इनवॉइस है वो क्या कहते हैं, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 किसी भी साल में, अगर किसी भी साल में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, यानी अब बात करते हैं 22, 23, ये हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है समझ लो, अगर किसी भी साल में आपने 20 CR समझ लो, आपने यहाँ पे 5 CR था, यहाँ 15 CR था, या 25 CR था, फिर वापस 10 CR आपका एग्रीगेट टर्नओवर हुआ, फिर वापस 18 CR हुआ, लेकिन उन्होंने जस्ट प्रीसीडिंग ईयर नहीं कहा, किसी भी ईयर में आपने 20 करोड़ क्रॉस कर दिया होगा तो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में B2B इनवॉइसेस, आई रिपीट B2B इनवॉइसेस, B2C नहीं, B2B इनवॉइसेस, ई इनवॉइस यानी गवर्नमेंट पोर्टल से ही बनाने पड़ेंगे। अब आप अपने कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस नहीं दे सकते। आई रिपीट कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस नहीं दे सकते, आपको इनवॉइस बनाने पड़ेंगे।
पहले ये लिमिट 50 करोड़ की थी, अब ये लिमिट 20 करोड़ की है। मतलब आपको सिर्फ प्रेसिडिंग ईयर नहीं देखना है, कोई भी 17-18 से लेकर अभी तक किसी भी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपने 20 करोड़ क्रॉस कर दिया होगा तो अब जो है ई इनवॉइस कंपलसरी हो जाएगा। तो फटाफट आपके बुक में आके, आप ये चैप्टर में आके ई इनवॉइस की लिमिट 50 करोड़ की जगह 20 करोड़ कर दो, 20 करोड़ कर देना, ठीक है। एक्सेप्शन, इसके एक्सेप्शन क्या है, ये जो ई इनवॉइस का कानून है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, एसईजेड यूनिट, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जीटीए और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस और मल्टीप्लेक्सेस, याद रखना है ऐसी लिस्ट, इन लोगों को लागू नहीं होगा। मतलब इनका एग्रीगेट टर्नओवर क्यों न 20 करोड़ से ज्यादा हो, पर ये अपने नॉर्मल कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस दे सकते हैं, गवर्नमेंट पोर्टल से इनवॉइस नहीं बनाएंगे, इनको लागू नहीं होगा। चलिए दोस्तों, और क्यूआर कोड में क्लैरिफिकेशन आया था। जैसे अगर आपको क्यूआर कोड की प्रोविजन याद होगी तो वहाँ पे क्यूआर कोड भी जनरेट करने पड़ते हैं इनवॉइस के लिए, तो वो तो बेटा अब तो क्लियर हो गया कि 20 करोड़ के ऊपर अगर ट्रांजैक्शन B2B है और आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रेसिडिंग फेज अप टू 20 करोड़ होगा तो क्यूआर कोड नॉट मैंडेटरी, मतलब 20 करोड़ तक मैंडेटरी नहीं है। पर अगर आप अभी 20 करोड़ ऊपर हमने देखा, अगर आप ई इनवॉइस में आते हो और आपका टर्नओवर 20 करोड़ से उससे ज़्यादा है तो आपको क्यूआर कोड देना ही पड़ेगा, क्योंकि इनवॉइस क्यूआर कोड के बिना बनता ही नहीं है। B2C के केस में आपको क्यूआर कोड 500 करोड़ पे लागू होगा, मतलब आपका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा होगा तो ही आपको क्यूआर कोड देना पड़ेगा, 500 करोड़ से नीचे होगा तो क्यूआर कोड नहीं देना पड़ेगा। इससे रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन पूछा गया था और वो क्लैरिफिकेशन देखो क्या है। इन केसेस वेयर रिसीवर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब अगर सर्विस लेने वाला इंडिया के बाहर है एंड पेमेंट इज बीइंग रिसीव्ड बाय सप्लायर ऑफ सर्विस थ्रू आरबीआई अप्रूव्ड मोड, और मतलब सर्विस एक्सपोर्ट सर्विस है, इंडिया का सप्लायर है, रिसिपिएंट इंडिया के बाहर है और उसको पैसा आरबीआई रूट से आ रहा है, बट एज पर प्रोविजन ऑफ आईजीएसटी एक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन इंडिया, द मतलब उसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है, then such supply of service not considered as export service of the IGST Act, whether in such case dynamic QR code is required on the invoice for such supply of service। पहली बात तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस पे पूछा जाएगा, क्यों, क्योंकि IGST Act आपको अप्लीकेबल नहीं है, पर आपके स्टैट्यूटरी अपडेट्स में है इसलिए बता दूं कि अगर हम सर्विस रिसिपिएंट बाहर है और हम इंडिया में है तो क्या उस इनवॉइस पे क्यूआर कोड देना जरूरी है, तो आप सिर्फ इतना याद रखो, नो, उस इनवॉइस पे क्यूआर कोड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान सुनना, उस इनवॉइस पे क्यूआर कोड देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है एक्सपोर्ट इनवॉइस पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। अब आ जाओ रिटर्न चैप्टर में। ये जो भी अमेंडमेंट है ये लास्ट टाइम भी अप्लीकेबल थी और अभी भी आपके स्टैट्यूटरी अपडेट्स में इसलिए दे रहा हूँ, और वो ये है कि चलो ये थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे एनुअल रिटर्न विथ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये लास्ट एग्जाम में अप्लीकेबल थी पर आपके स्टैट्यूटरी अपडेट्स में दिया है इसलिए मैं ले रहा हूँ। और ये देखो क्या, पहले ऐसा था कि आपको मंथली रिटर्न तो देना ही है, ध्यान से सुनना, आपको मंथली रिटर्न तो देना ही है, मतलब मंथली या क्वार्टरली, आप मंथली स्कीम में होगे या QRMP स्कीम में होगे तो आपको मंथ के 12 रिटर्न देने हैं जीएसटी में, और QRMP स्कीम में होगे तो आपको 4 रिटर्न देने हैं। ओके डन, ये आपको तो देना ही है, प्लस आपको पूरे साल का एक एनुअल रिटर्न भी देना पड़ता है जिसकी डेट होती है 31 दिसंबर, जिसकी डेट होती है 31 दिसंबर। पुरानी प्रोविजन ये थी कि एनुअल रिटर्न के साथ साथ आपको सीए या सीएमए का आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। ओके, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा, और वो आपको सीए सीएमए के साइन लेके देना पड़ता था, जिसको हम जीएसटी ऑडिट कहते थे। आई रिपीट, जिसको जीएसटी ऑडिट कहते थे। अब आपका एक सवाल होगा कि सर ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता था? जो एनुअल रिटर्न के साथ देना पड़ता था ये होता था कि भाई ये जो 12 रिटर्न में या 4 रिटर्न में आपने बताया है, ऑलरेडी बताया है, और ये जो एनुअल रिटर्न है
ये सारे रिटर्न एनुअल रिटर्न के साथ रिकंसाइल करके दो, प्लस आपके इनकम टैक्स का ऑडिट रिपोर्ट, आपका बैलेंस शीट रिकंसाइल करके दो और उस पर CA-CMA की साइन लो। अब उन्होंने अमेंडमेंट क्या की, अमेंडमेंट ये कर दी कि भाई ये CA-CMA की साइन की जरूरत नहीं है। मतलब जो GST ऑडिट, जिसको हम GST ऑडिट कहते थे थ्रू CA-CMA, वो GST ऑडिट उन्होंने निकाल दिया और वो कह रहे हैं कि अब ये जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ये सेल्फ सर्टिफाइड होगा। मतलब टैक्स पेयर खुद ही यहां पे देगा, CA-CMA का साइन नहीं लेगा। पर कहो क्या, इससे हमारा प्रैक्टिस कम नहीं हुआ, क्योंकि वो तो टैक्स पेयर है, लेमैन है, उसको समझता क्या है, आएगा हमारे पास ही, जाएगा किधर। तो ये जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो सेल्फ सर्टिफाइड होगा। तो यही बेटा कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो एनुअल रिटर्न देगा, अदर देन दिस 4 कैटेगरी एनुअल रिटर्न देगा, अब CA-CMA की जगह उन्होंने सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डाल दिया कि वो सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देंगे अलॉन्ग विथ ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट GST का नहीं, अदर कोई एक्ट में आपने ऑडिट करवाया होगा, जैसे इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट करवाया होगा या अदर कोई एक्ट में ऑडिट करवाया होगा, तो उसका स्टेटमेंट और सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देगा। और बेटा यहाँ पे ये GSTR 9 में देगा, कंपोजिशन टैक्स पर होगा तो 9A में देगा, और जिसकी डेट 31 दिसंबर होगी। तो ये इस बार की अमेंडमेंट नहीं है, ये लास्ट टाइम ही लागू थी। CA-CMA से ऑडिट निकाल दिया गया और सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लाया गया है। चलिए, ये था। नेक्स्ट आओ बेटा, पेनल्टीज। ये जो पेनल्टीज मैं पढ़ा रहा हूं ये भी लास्ट एग्जाम में भी लागू था और अभी आपके स्टैट्यूटरी अपडेट्स में दिया है, इसलिए ये अभी मैं कवर कर लेता हूं। ये पेनल्टी का चार्ट थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अगर किसी ने विद इन टाइम स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, मतलब GSTR 1 नहीं दिया, अगर किसी ने GSTR 1 नहीं दिया, ठीक है, या रिटर्न नहीं दिए, GSTR 3 भी नहीं दिया, या फाइनल रिटर्न, अगर आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हो तो आपको फाइनल रिटर्न भी देने पड़ते हैं, तो GSTR 1 3 भी नहीं दिया, मेनली आप इंटर लेवल पे दो ही समझो, GSTR 1 और 3 भी नहीं दिया, तो वो केस में पेनल्टी क्या थी? तो वो केस में जनरल पेनल्टी, अगर आप सेक्शन 47 पढ़ते हो और ये चैप्टर ओपन करके देखते हो, पता नहीं याद आएगा नहीं आएगा, पेनल्टी थी कि जो भी आपकी ड्यू डेट है, जैसे GSTR 1 की 11 तारीख है, जैसे GSTR 1 है, और GSTR 1 की नेक्स्ट मंथ की 11th डे है, और 3B की नॉर्मल डेट है 20 तारीख, और 20 तारीख 28 और ऑफ नेक्स्ट मंथ, और आप QRMP स्कीम में होगे तो 22 और 24। तो अगर आपने इस दिन GSTR 1 या GSTR 3 भी नहीं दिए तो आपको पर डे, हर एक दिन का आपको 100 रुपीज, CGST का आपको 100 और SGST का आपको 100, ऐसे 200 रुपीज पर डे लगते जाएगा। लेकिन मैक्सिमम आपका जो होगा यहां पे 5000, आपका मैक्सिमम लेट फी 5000 ही रहेगा। सेम प्रोविजन फॉर 3B, मैक्सिमम 5000 और 5000 यानी 10,000 रहेगा। यानी ये सेक्शन 47 की लेट फी थी कि 100 रुपीज पर डे, बट वो डे को जाने दो आगे, डे को कितना भी अब आगे जाने दो, और आपने नहीं भी दिया तो भी मैक्स टू मैक्स आपको 5000 तक प्लस 5000 ऐसे 10,000 तक ही लगेगा। अब इसमें देखो उन्होंने और कुछ रियायत दी। वो रियायत क्या दी हम देखते हैं इस चार्ट में। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपका नील आउटवर्ड सप्लाई है, मतलब आपने इस मंथ में कोई सप्लाई नहीं किया है, नील है, और आपका टैक्स पेएबल भी नील है, मतलब सप्लाई भी नहीं है और टैक्स पेएबल भी नील है, तो फिर उनको सेक्शन 47 लागू नहीं होगा। उनको जो है 200 रुपीज पर डे और मैक्सिमम 500, यानी 250 प्लस 250, मैक्सिमम 500, मैक्सिमम 5000 नहीं, मैक्सिमम 500 रुपए है उनके ऊपर लेट फी लगेगी। यानी वो अगर एक दिन लेट होते हैं तो 200, दूसरे दिन लेट होते हैं तो 400, और तीसरे दिन तो 500, मैक्सिमम 500 रुपए लगेंगे।
नाउ नेक्स्ट, रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कवर्ड इन वन अबव मतलब ये ओके, अगर वो वन में कवर रजिस्टर्ड पर्सन जो नील नहीं है, मतलब दैट इज लिखना हो तो लिखो ओके, आउटवर्ड टैक्स इज पेएबल, आउटवर्ड टैक्स इज पेएबल, यानी कुछ टैक्स पेएबल आ रहा है, नील नहीं है, पेएबल। पहले केस में नील है, दूसरे केस में आउटवर्ड टैक्स पेएबल है, और उसका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे होगा, उसका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे होगा, तो 200 रुपीज पर डे, पर मैक्सिमम 2000 रहेगा, 1000 प्लस 1000, और उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में होगा, तो मैक्सिमम 5000 रहेगा, यानी 2500 प्लस 2500, ऐसा मैक्सिमम 5000 रहेगा। और अब जो 1 और 2 में भी कवर नहीं होता है, मतलब यहां लिखो, इफ एग्रीगेट टर्नओवर अबव 5 CR, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है, तो फिर सेक्शन 47 पूरा लागू होगा, मतलब 200 रुपीज पर डे और मैक्सिमम 10,000, यानी क्या कि ये जो सेक्शन 47 उनको लागू होगा जिसका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है, जिसके टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है या नील है, तो आपको ये पेनल्टी लर्न करनी पड़ेगी उनके लिमिट के हिसाब से, ठीक है। और जो GSTR 4 यानी CL में आते हैं, कंपोजिशन लेवी में आते हैं, ओके, कंपोजिशन लेवी में आते हैं, अगर टैक्स पेएबल नील है तो मैक्सिमम 500, 200 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 500, और अगर टैक्स पेएबल है तो मैक्सिमम 2000, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। और जो GSTR 7 में आते हैं तो क्वांटम ऑफ लेट फी 25 फॉर एवरी डे और ₹100 विच इज लोअर रहेगा। तो ये लेट फी अच्छे से पढ़ के जाना, पिछले बार भी लागू थी और इस बार भी लागू है, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और ये लेट फी आपको समझ में आई होगी। चलिए अब लास्ट हम ईवे बिल देखते हैं, ठीक है। ईवे बिल में क्या प्रोविजन अमेंड हुई, जो लास्ट टाइम भी लागू थी और अभी भी लागू है, ठीक है। लास्ट टाइम क्या, अगर आप नीचे दिए गए 4 कानूनों का उल्लंघन करते हो, 4 कानूनों का उल्लंघन करते हो, तो आपका ईवे बिल फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पे आप ईवे बिल नहीं बना पाओगे। कौन से 4 कानूनों का उल्लंघन करते हो? पहला, बीइंग अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 मतलब कंपोजिशन लेवी हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न फॉर 2 कॉन्सेक्यूटिव टैक्स पीरियड। अगर किसी ने 2 कॉन्सेक्यूटिव टैक्स पीरियड का रिटर्न नहीं भरा कंपोजिशन लेवी GSTR 4 में, तो उसके वो ईवे बिल नहीं बना पाएगा, ईवे बिल फ्रीज कर दिया जाएगा। या फिर अगर आप नॉर्मल स्कीम में हो, कंपोजिशन नहीं नॉर्मल स्कीम में हो अदर देन क्लॉज ए, और आपने 2 टैक्स पीरियड के रिटर्न नहीं दिए, या 2 टैक्स पीरियड के आपने GSTR 1 नहीं दिए, ठीक है, या आपने आपका रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दिया, तो 4 कानून। इन शॉर्ट, आप 2 पीरियड के रिटर्न नहीं दिए या 2 पीरियड के GSTR 1 नहीं दिए, तो या फिर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया, तो आपके GST नंबर पे ईवे बिल जनरेट नहीं हो सकता। अब इसमें क्या गड़बड़ हो गई थी और अमेंडमेंट क्या हुई? गड़बड़ ये हो गई थी कि समझ लो ये सप्लायर है और ये बंदा आर है, और इसका ईवे बिल के लिए GST फ्रीज कर दिया गया, फ्रीज हो गया ईवे बिल। ये GST पे ईवे बिल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने 2 रिटर्न या 2 GSTR 1 नहीं दिए, फ्रीज कर दिया गया। मतलब ये जो सप्लाई करेगा, सप्लाई करेगा गुड्स का, तो गुड्स के सप्लाई के लिए वो ईवे बिल नहीं बना सकता है, और बिना ईवे बिल अगर वो ट्रांसफर कर देगा तो हेवी पेनल्टी लग जाएगी उसके ऊपर। यानी वो तो अब गया, वो तो गिया बेटा, क्योंकि बिना ईवे बिल का ट्रांसपोर्ट कर नहीं पाएगा और ईवे बिल बन नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने कुछ कानून का उल्लंघन किया। तो क्या हुआ कि ठीक है, इसके जो आउटवर्ड सप्लाई है वो नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर कोई सप्लायर इसको बेच रहा है तो इसका वो इनवर्ड सप्लाई है। अगर कोई सप्लायर इसको बेच रहा है तो इसके लिए तो वो इनवर्ड सप्लाई है।
तो जो सप्लायर इसको बेच रहा है वो भी इसके नाम का ई वे बिल नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जीएसटीएन फ्रीज हो गया। तो लोगों ने ये कहा कि भाई मैं अगर इसको माल बेच रहा हूं तो मुझे तो बनाने दो ना ई वे बिल, नहीं तो मैं कैसे माल बेच पाऊंगा इसको। उसके आउटवर्ड को रोको, उसके इनवर्ड को क्यों रोक रहे हो? इसलिए अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट में ये लिखा गया कि इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट, यानी जो ई वे बिल फ्रीज होगा वो सिर्फ आउटवर्ड मूवमेंट के लिए फ्रीज होगा, इनवर्ड मूवमेंट के लिए फ्रीज नहीं होगा। आई रिपीट, जो ई वे बिल फ्रीज होगा वो आउटवर्ड मूवमेंट के लिए फ्रीज होगा, वो यहां पे इनवर्ड मूवमेंट के लिए फ्रीज नहीं होगा। मतलब क्या? मतलब सप्लायर ये माल इसको बेचते वक्त ई वे बिल बना पाएगा, पर ये जब आउटवर्ड करेगा तो ई वे बिल नहीं बना पाएगा। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने। मिस्टर ए, रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम इन दिल्ली, हैज नॉट फाइल्ड GSTR1 फॉर लास्ट 2 months. Mr. B, Haryana, a regular return filer, want to generate e-way bill of goods in the name of A. A का तो ई-वे बिल अब फ्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 पीरियड का उसने GSTR1 नहीं दिया। एज पर अर्लियर पोजीशन, यानी पुराने लॉ के हिसाब से मिस्टर बी वुड नॉट हैव बीन एबल टू जनरेट ई-वे बिल इन द नेम ऑफ ए। अगर पुरानी प्रोविजन करे तो जो बी ए को माल बेचना चाहता है वो ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाता था। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अमेंडमेंट पोजीशन ऑफ लॉ, अब अमेंडमेंट हो गया है, देर इज नो मोर रिस्ट्रिक्शन ऑन जनरेटिंग ई-वे बिल ऑफ मिस्टर बी हु इज मेकिंग आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स टू रेगुलर रिटर्न फाइलर। बी जो ए को देगा, ए के लिए वो इनवर्ड है, ए के लिए वो इनवर्ड है, तो बी जो ए को देगा, तो क्योंकि ए का जीएसटीएन फ्रीज हुआ है तो हमारे डायग्राम में समझ लो ये बी है और ये ए है, तो ये जो बी ए को देगा इसका ई-वे बिल बन सकता है। मिस्टर ए वांट टू जनरेट ई-वे बिल इन रिस्पेक्ट ऑफ हीज आउटवर्ड सप्लाई टू एच, ई-वे बिल विल जनरेट इज ब्लॉक। ए नहीं जनरेट कर पाएगा क्योंकि ए ने रिटर्न फाइल नहीं किया है, इसलिए ए के आउटवर्ड मूवमेंट का ई-वे बिल जनरेट नहीं हो सकता। सो दोस्तों, इस तरह से हमने हमारी अमेंडमेंट्स कंप्लीट की। समझ में आया नहीं आया? देखो छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हो गई सारी अमेंडमेंट्स। समझ में आया या नहीं आया? जोर से बोलो, यस और नो। बोलिए यस सर, वायस वायस टाइप करो, यस सर टाइप करो, वायस वायस। डन डना डन डन। चलो, तो इस तरह से हमारी अमेंडमेंट्स पूरी होती हैं और इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा वो मैं आपको एबीसी एनालिसिस पूरा बताऊंगा कि किस तरह से आपने प्लानिंग करनी चाहिए जीएसटी की। डन? ओके, चलिए दोस्तों, तो अब आपके जो भी क्वेश्चंस हो गए, डाउट्स हो गए, वो आप पूछ लो और मैं कल या परसों एबीसी एनालिसिस आपका लूँगा जीएसटी का, और वो बहुत अच्छे से मैं सॉल्व करके दे दूँगा, बहुत अच्छे से गाइड करूँगा कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए। थोड़ी बहुत हम बातचीत करेंगे, आपके कोई डाउट्स हो गए तो वो भी देखेंगे। सर जीएसटी क्लास वाज अमेजिंग, थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगा कि अमेंडमेंट्स हो गई। मुझे क्या है, मेरे रिवीजन वीडियोस है, मैंने क्यूआर कोड दिए है, चैप्टर वाइज रिवीजन बुक भी है, तो आप रिवीजन वीडियो देखना ज़रूर स्टार्ट करें। उसमें जो अमेंडमेंट्स अभी, क्योंकि मुझे अमेंडमेंट करके नए वीडियो डालने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ऑलरेडी जो वीडियोस है, आप टाइम क्यों वेस्ट करते हो? अमेंडमेंट्स तो हो गई हमारी, वो वीडियो देख लो, साथ साथ में अमेंडमेंट देख लो, तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। क्वेश्चनर वीडियो मैं स्टार्ट करूँगा 2-3 दिन में, तो वो हो जाएगा बेटा हमारा क्वेश्चनर वीडियो। चलिए, और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि मेरा 3 महीने कैसे पूरा जीएसटी कंप्लीट करना, आपने पूरी पढ़ाई कैसे करना, इसका वीडियो मैं ज़रूर आपको दूंगा। परसों, कल या परसों इवनिंग में
मैं सेशन अनाउंस करूँगा। स्टे ट्यून विथ थिंक जीएसटी, थिंक विशाल सर, एज वेल एज वी स्मार्ट एकेडमी चैनल, दोनों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिनी बुक अपडेट चालू है बेटा, ठीक है। चलिए, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर थोड़ा मोटिवेशन दे दो, तो चलिए अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम हुआ है, पर मैं कल परसों जो वीडियो लूँगा उस वीडियो में ज़रूर हम बातचीत करेंगे कि आपने कैसे पढ़ना चाहिए और अपना कॉन्फिडेंस आपने कैसे मेंटेन रखना चाहिए, और जो एंजाइटी है, जो आपको डर लगता है, उसको हमने किस तरह से कंट्रोल में रखना चाहिए, वो भी हम बात करेंगे।